अच्छा नासिर साहब, कुछ तो हमारी गुफ्तगू हो चुकी थी एक दूसरे के साथ, और मैं ज़रा दोबारा रिपीट कर दूँ कि आपसे हम तवक्को ये करते हैं कि जी, मीडिया के बारे में एक तो जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, वो आप थोड़ा हमें उस पे एजुकेट कीजिए, और दूसरा जो ग्लोबल जो प्रैक्टिसेज़ हैं, फाइन। उस पे भी गुफ्तगू कीजिए, और उसके फिर तनाज़ुर में फिर हम देख सकेंगे कि भई हमारा लोकल मीडिया जो है वो एक ब्रॉडर जो प्रैक्टिसेज़ हैं या एक थ्योरी है, कौन-सी है जिसमें वो ऑपरेट कर रहा है ना? तो उसकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सकेगी। तो ओवर टू यू, आप शुरू कीजिए, और उसके बाद फाइन। फिर 30 मिनट के बाद फिर हम बाकी दोस्तों को दावत देंगे कि वो भी गुफ्तगू में शामिल हों। जी नासिर साहब। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ योर मकालमा। और ये बड़ी शानदार चीज़ है। मैं आई एम वेरी रिग्रेटफुल कि मैं बहुत सारे सेशंस इसके मिस कर चुका हूँ। और अनफॉर्चुनेटली जब आपका मुझे इनविटेशन आया तो बिलीव यू मी कि आई शेयर्ड इट विद फ्रेंड्स, तो बड़ा सबने कहा कि भाई बहुत अच्छा फोरम है, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और दूसरी बात ये है कि आमतौर पर हम पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू करते हैं, सोसाइटी पे करते हैं, सोशल इश्यूज पे करते हैं, लेकिन मीडिया पे डिस्कशंस बहुत कम होती हैं। हम अपने मौज़ूआत आमतौर पर मीडिया से उठाते हैं और मीडिया के बारे में बात नहीं हो रही होती। तो दिस इज़ वेरी गुड, वी आर टॉकिंग अबाउट मीडिया, प्रैक्टिसेस ऑफ मीडिया, स्पेशली इन पाकिस्तान। और जैसे आपने हुक्म दिया कि मैं उसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बताऊं, तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ज़रा खुश्क होता है, या आप मेरा इम्तिहान ही ले रहे हैं। ये थोड़ा सा ड्राई होता है। हालात हाज़िरा पे बात करनी हो तो सबको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि भई ये ठीक है, क्योंकि वो सबके सामने चीज़ें हो रही होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के नॉलेज में भी होती हैं। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी कॉन्सेप्ट का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस करना इज़ इज़ अ लिटिल बिट ड्राई समथिंग। तो आई विल ट्राई टू मेक इट नॉट ड्राई। हमारे यहाँ पाकिस्तानी मीडिया पे हम बाद में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको सोचे समझे बगैर या जाने बगैर हम मीडिया की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं अपने दिमाग में। हमारा जो मौजू है, मीडिया, पब्लिक ओपिनियन और गवर्नेंस, देयर इज अ लॉन्ग कनेक्शन बिटवीन गवर्नेंस एंड कम्युनिकेशन। गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन के दरमियान बहुत पुराना ताल्लुक है। ये आज की बात नहीं है। जब चर्च हुकूमत किया करता था, जब कलीसा हुकूमत किया करता था, जब माबद हुकूमत किया करते थे, तब से लेके इंफॉर्मेशन किसी के कंट्रोल में है, इंफॉर्मेशन गवर्नेंस के कंट्रोल में है, या इंफॉर्मेशन और गवर्नेंस का कनेक्शन ये है कि गवर्नेंस ये चाहती है कि जितनी इंफॉर्मेशन वो लीक करे उतनी ही वो करती है। तो हम जब प्री डेमोक्रेटिक पीरियड में देखते हैं, जहाँ हमें किंग्स मिलते हैं, मोनार्क मिलते हैं, हमें ऑटोक्रेसी मिलती है, हमें मज़हब की हुकूमत मिलती है, तो वहाँ हम इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर्ड पाते हैं। हम ये देखते हैं कि वहाँ पे किंग की मर्ज़ी है कि वो जितनी इंफॉर्मेशन लीक करना चाहे। हम वहाँ पे देखते हैं कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए बादशाहों के, शहंशाहों के, डिक्टेटर्स के अपने हरकारे होते हैं, अपने खबरकारे होते हैं। प्राइवेट मीडिया का या इंडिपेंडेंट मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं होता, जिसे आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं-कहीं या देख रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक ज़माना ऐसा आता है कि दुनिया में जैसे आपको पता है कि यूनान की डेमोक्रेसी के बाद लोगों को ये एहसास होना शुरू हुआ कि किंग्स ही रूल क्यों करते हैं, हम आम इंसान रूल क्यों नहीं करते। और दुनिया किंगशिप से इंडिविजुअलिज्म की तरफ आना शुरू हुई, डेमोक्रेसी की तरफ आना शुरू हुई, हौले-हौले इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की तरफ आना शुरू हुई, और कुछ जो आज का तहज़ीब याफ़्ता यूरोप हम देखते हैं, उसकी तरफ आना शुरू हुई। तो इसके साथ-साथ इंसान की ना बेसिक फ़ितरत ने बहुत प्रोग्रेस किया, डेवलप किया। यानी आपको लगना शुरू हुआ कि जब सारी इन्फॉर्मेशन किंग के पास है, सारा होल्ड किंग के पास है, सारा मीडिया किंग के पास है, वो भले आपके हरकारें हों, खबरकारें हों, फिर लेटर ऑन न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, देन केबल नेटवर्क हो, फिर आज का प्राइवेट मीडिया हो, तो आपको एक एहसास कमतरी की सी फीलिंग आती है
कि मैं क्यों नहीं हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है, मेरे पास फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन क्यों है, मेरी कंसेंट क्यों नहीं ली जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन को लेके, कि जब आपसे पूछा ही नहीं जाता था कि आपका वोट मैटर करेगा कि नहीं, आपकी ओपिनियन मैटर करेगी कि नहीं, किंग का बेटा किंग है और फिर उसके बाद उसका बेटा किंग है, तो आपको लगता था जैसे यू आर बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, यू आर बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम द पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग। तो पहला जमाना तो हम ये देखते हैं जहां हम ये समझते हैं कि एक अथॉरिटेरियन रूल है, और जितना भी मीडिया है, भले वो ख्वाजा सरा हैं जो बालकनियों में घूमते रहते हैं, मलकाओं की और शहजादों के अफेयर्स की खबरें लेके, और वो बाहर नहीं निकाल पाते कि कहीं जान की अमान ना मिले किसी बात पे, या भले वो आम खबरी हैं जो अपनी खबर किसी लीक होने के खतरे से वो चबा जाते थे, खा जाते थे, खुदकुशी कर जाते थे, या उसके अंदर कोई जहर मिला होता था कि खबर ना कहीं बाहर चली जाए। खबर इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती थी। यहाँ हम देखते हैं कि माबद की दीवारों पे शुरू-शुरू में खबर लिख दी जाती थी, उतनी ही मज़हबी रहनुमाओं की तरफ से जितनी वो चाहते थे कि पब्लिक को पता चले। क्योंकि वो ये समझते थे कि इन्फॉर्मेशन उनके और खुदा के दरमियान का कोई मामला है, इन्फॉर्मेशन पब्लिक डिज़र्व नहीं करती। तो ये अथॉरिटेरियन ज़माना हम देखते हैं, ये रुका नहीं है, थमा नहीं है, कि मैं सिर्फ उस ज़माने की प्री डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा। मीडिया कर्टेल्ड होता है इस पैराडाइम में, जहाँ गवर्नेंस का सिस्टम ये हो कि आप एक अथॉरिटी हैं, आप मोनार्क हैं, आप ऑटोक्रेट हैं, और आपने इन्फॉर्मेशन को रोकना है, मीडिया आपने अपने हाथ में रखना है। और इसके पीछे एक फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि जी हम चाहते ये हैं कि कहीं जो सेट स्टैंडर्ड है, जो जो डिवाइन सेटिंग है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए। कि अगर इन्फॉर्मेशन हर बंदे तक पहुंच गई, ओपिनियन हर बंदे का बिल्डअप होना शुरू हो गया, तो मुआशरे की जो डिवाइन सेटिंग है, जो ट्रेडिशनल सेटिंग है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, और लोग जाहिर है अपना एक ओपिनियन रखते होंगे तो वो उसके मुताबिक एक्ट और रिएक्ट भी करेंगे। इसे हम अथॉरिटेरियन थ्योरी ऑफ प्रेस कहते हैं, जहाँ सारा का सारा मीडिया, अब आज भी ये प्रैक्टिस हो रही है। आपको पता है बहुत सारे मुल्कों में स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है, बहुत सारे मुल्कों में आप सऊदी अरब देख लें, आप हमने भी जब नया नया मुल्क अपना शुरू किया था तो हमने भी पीटीवी से स्टार्ट किया। ये हमारा साथ वाला हमसाया जो अपने आप को बहुत बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, उसने भी दूरदर्शन से स्टार्ट किया। आप साउथ कोरिया से लेके यूएई तक, कतर तक देख लें, आपको स्टेट ओन्ड मीडिया नजर आएगा। उतनी ही इंफॉर्मेशन जितनी जानी चाहिए, इंफॉर्मेशन भले जितनी मर्जी हो मार्केट में। इसके बाद हम देखते हैं एक साथ पैरेलल सिस्टम चलता आता है कि लोग, हमारे यहाँ तो बहुत बाद में, लेकिन यूरोप में बहुत पहले, अमेरिका में बहुत पहले, लोग डेमोक्रेसी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जहाँ ओपिनियन की वैल्यू बढ़ जाती है। ऑटोमेटिकली जब किंग को आपके वोटों की जरूरत नहीं होगी तो वो आप तक इन्फॉर्मेशन क्यों आने देगा, आपका ओपिनियन क्यों बनने देगा, दिस इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जब हम देखते हैं कि रूलिंग क्लास को या पॉलिटिकल पार्टीज को टू वे ओपिनियन चाहिए होता है, उनको अपना ओपिनियन भी आपको पहुंचाना होता है कि जी हमारा ये मैनिफेस्टो है, हमारा ये आइडिया है, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, इस बेस पे हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे, और उनको आपका ओपिनियन भी चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ वोट, कि आप एक्चुअली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ आपको पता है, आप सारे मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कि वो बेसिक फिलोसफी एग्जिस्ट करती है इंडिविजुअलिज्म की, जहाँ इंसानों को इंसानी आजादियां दी जाती हैं, जीने का हक, मूवमेंट का हक, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हम जिनको कहते हैं। उन्हीं में एक ये था कि इंसान को बात करने का हक होना चाहिए, उसे अपने कॉन्सेंट रखने का हक होना चाहिए, उसे अपना ओपिनियन रखने का हक होना चाहिए। अब जब आप और मैं ओपिनियन रखते हैं तो ज़ाहिर है हम उस ओपिनियन को कहीं न कहीं एक्सप्रेस भी करेंगे, हमको प्लेटफ़ॉर्म भी यूज़ करेंगे। तो इस दूसरे कॉन्सेप्ट को, जहाँ मीडिया को स्टेट कंट्रोल से बिल्कुल फ्री कर दिया गया, मीडिया को भी ऐसे ही प्राइवेटाइज़ कर दिया गया जैसे बाकी इंसानी ज़िंदगी के मामलात थे। इसे लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ प्रेस कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये ऐसा ही है, मीडिया बेसिकली एक आइडिया है, मीडिया बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। जहाँ आप मार्केट में बाकी सारी अपने कॉन्सेप्ट और आइडियाज बेचते हैं, वहीं आप न्यूज़ भी बेच सकते हैं। और ये कहा गया कि इन्फॉर्मेशन इज नॉट पर्सनल, इन्फॉर्मेशन इज पब्लिक। आप इन्फॉर्मेशन अवाम का हक है, मालूमात अवाम का हक है। हाँ, आप उसकी बेस पे ओपिनियन बनाना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप कोई सोशल ग्रुप हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, आप मीडिया हैं, आप व्हाटएवर यू आर, आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने को प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं,
आप एडवर्टीजमेंट के जरिए ओपिनियन मेकिंग कर लें, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप जलसे कर लें, आप टीवी इश्तिहार चला लें, आप टॉक शोज में आ जाएं, आप एक सेल्फ मीडिया हैं, तो आप अपना एडिटोरियल प्लेटफॉर्म यूज कर लें, आप न्यूज़पेपर में आप सारे लोग एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, चैनल्स की भी अपनी एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है जहां वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो ये लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ प्रेस में लोगों को ये बताने और समझाने की कोशिश की गई कि भाई आप आज़ाद हैं तो आपकी राय भी आज़ाद है। हाँ, हम मीडिया हैं, हम आपकी राय बनाने में अपना रोल प्ले करेंगे। तो आप फ्री हैं, आप प्राइवेट हैं। आप देखें जितने भी मुल्कों में हमने अब तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को भी स्टेट ओनरशिप से आज़ाद कर दिया। हम देखिए अमेरिका से लेकर नॉर्वे, स्वीडन तक, जहाँ डेमोक्रेसी प्रॉपरली प्रैक्टिस हो रही है, जहाँ ह्यूमन वैल्यूज को इज्जत दी जाती है, जहाँ आपके ओपिनियन को, आपकी राय की कदर की जाती है, और वो स्टैंप जो आप वोट पे करते हैं उसको वैल्यू किया जाता है, उसके साथ साथ आपकी राय को भी वैल्यू किया जाता है। तो राय को वैल्यू करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसे किसी भी किस्म की स्टेट इंटरवेंशन से या पार इंटरवेंशन से फ्री किया जाए। तो वहाँ हुकूमत का मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई स्टेट मीडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कैमरा जैसे इदारे का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन को देखा होगा आपने, कंट्रोल करने के बहुत सारे इदारे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। शायद वहाँ ऐसा नहीं। इट इज डिबेटेबल कि कहाँ जरूरत पड़ती है और कहाँ वो मोल्ड फोल्ड कर लेते होते हैं इंफॉर्मेशन को, या ये होता है। लेकिन बहरहाल ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस सिस्टम को और इंफॉर्मेशन को और पब्लिक ओपिनियन और मीडिया को लेके। जहां जहां डेमोक्रेसी आप देखते हैं वहां आप देखते हैं कि मीडिया कदरे प्राइवेटाइज है, आज़ाद है, स्टेट ओन्ड नहीं है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो एग्जिस्ट करता है वो ये है कि देखिए आपने कर लिया, आप अथॉरिटी भी हैं, आपने मीडिया अपने कंट्रोल में कर लिया, आप लिबरल हैं, आपने मीडिया को आज़ाद कर दिया, आपने कोई जिम्मेदारी तो किसी की लगाई नहीं है। पब्लिक कहाँ जाएगी? आप मोनार्क हैं तो मीडिया आपको सर्व करेगा, आप एक लिबरल कंट्री हैं तो मीडिया आपके आइडियोलॉजीज को प्रोटेक्ट करेगा, मीडिया आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। पब्लिक कहाँ गई है? मतलब पब्लिक को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो another concept was introduced by the scholar that is called social responsibility theory of press। किसी मीडिया को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इसे ना तो मोनार्क, किंग या जो ऑटोक्रेट है उसको सर्व करना चाहिए, ना ही किसी खास किस्म की आइडियोलॉजी को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी नजरिए को सर्व करना चाहिए, ना ही सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सर्व करना चाहिए। सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये शुड सर्व पब्लिक। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स मैं अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ जिससे आपको गवर्नेंस सिस्टम और उसके अंदर एग्जिस्ट करते हुए मीडिया की अंडरस्टैंडिंग होती होगी। एक चौथा कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये सवाल भी हो सकता था कि सोवियत यूनियन में या चाइना में या साउथ कोरिया में उस तरह की डेमोक्रेसी भी नहीं है तो वहाँ क्या सिस्टम है? उसे कम्युनिस्ट मीडिया कहते होते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ चूंकि एक खास किस्म की बिजनेस आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है जिसे हम कम्युनिस्ट कहते हैं, कम्युनिज्म कहते हैं। तो हर वो मीडिया वहाँ पे स्टेट ओन्ड है जो आज़ाद है, जो सिर्फ कम्युनिज्म को प्रमोट करेगा, या उस पॉलिटिकल पार्टी को जो वहाँ पे सबसे बड़ी है, जैसे हमारे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके इंटरेस्ट को सर्व करेगा। तो ये भी कोई डेरिवेटिव फॉर्म है अथॉरिटेरियन मीडिया की, जो जिसे हम कम्युनिस्ट मीडिया कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम पब्लिक ओपिनियन या मीडिया या गवर्नेंस को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें हम सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से बाहर नहीं जा सकते। एक दुनिया का कोई मीडिया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से बाहर नहीं जाता। हमने देखा कि हम आप आइडियलाइज कर रहे होंगे कि शायद जो लिबर्टेरियन मीडिया है वो बहुत अच्छा है, वहाँ फ्रीडम है, वहाँ बात करने की आज़ादी है। लेकिन हमने देखा कि जहाँ उन्होंने इंफॉर्मेशन कर्टेल करनी होती है वहाँ वो कर लेते हैं, जहाँ प्रोपेगेटिव टूल इस्तेमाल करना होते हैं कर लेते होते हैं। एडवर्ड साइड की एक बड़ी अच्छी किताब है कवरिंग इस्लाम, उसे पढ़ के आपको आप कभी कहें मुझे तो मैं इस ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। उसे पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक खास किस्म का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक ज़िमनी नुक्ता यहाँ पे मैं अर्ज कर दूं कि हमें जब बात करने के लिए बुलाया जाता है मीडिया पे या ऑडियंस बैठे होते हैं मीडिया पे डिस्कशन सुनने के लिए, तो सबके जहन में लामहल्ला कहीं ना कहीं न्यूज मीडिया चल रहा होता है।
तो सबने अपना जो फ्रेम है वो बना रखा होता है कि जियो, दुनिया, एयरवाइज, समा एंड ऑल दैट, न्यूज़ मीडिया ही बस मीडिया होता है। जबकि अब मास मीडिया की या मास कम्युनिकेशन की बहुत सारी जहतें हैं। आपने देखा होगा कि कभी एक पीटीवी होता था, उस पीटीवी पे हर किस्म के प्रोग्राम उसी पे आते थे। खबरें भी पीटीवी पे चल रही हैं, स्पोर्ट्स भी, म्यूजिक भी, कारी सैयद, सदाकत अली भी, लाइव मैचेस भी, फिर तारक अजीज शो भी, यानी हर कैटेगरी और मजाहिया प्रोग्राम भी है, हर कैटेगरी उस पीटीवी पे चलती। फिर हमने देखा कि हर एक कैटेगरी के अलग चैनल बनना शुरू हो गए। फिर हमने देखा कि जब हर कैटेगरी के कई कई चैनल्स बनना शुरू हो गए, यानी कुकिंग के चैनल्स अलग, स्पोर्ट्स के चैनल अलग, शोबिस के चैनल अलग, म्यूजिक के चैनल्स अलग, न्यूज के चैनल्स अलग, इवन मजहब के चैनल अलग। तो आपको दिखता होगा कि मीडिया जैसे फैलता चला गया ना। इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट आगे जाके डिस्कस करूंगा कि ये जितना फैलाव होता चला जा रहा है, ये उतनी ही कन्वर्जेंस भी होती चली जा रही है। तो जब मीडिया अपने अपने सब्जेक्ट में फैलता जाता गया तो हमें लगा कि ये तो पब्लिक ओपिनियन बहुत वाइड स्प्रेड हो जाएगा। तो जब भी हम मीडिया डिस्कस करें, उसमें फिल्म, थिएटर, स्टेज, बिलबोर्ड्स, न्यूज मीडिया, बाकी सारी किस्म का मीडिया, ये सारा शामिल होता है। कभी भी पब्लिक ओपिनियन बनाने में सिर्फ न्यूज मीडिया रोल प्ले नहीं कर रहा होता है, सियासतदान का जलसा भी कर रहा होता है, रेडियो भी कर रहा होता है, रेडियो तो खैर अब डेड मीडियम ना, न्यूज़पेपर भी कर रहा होता है, चैनल्स भी कर रहे होते हैं, ड्रामास भी कर रहे होते हैं, मूवीज भी कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो बाकी मीडियम जरा उस तरह से इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन बहरहाल दुनिया में ऐसा है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, सिर्फ न्यूज मीडिया ही ना समझा जाए जब हम बात डिस्कस कर रहे होते हैं। एक और बात, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट शुरू में बताना पड़ता है भाई डिटेल के साथ कि आपके हाथ में मोबाइल है तो आप भी अब मीडिया हैं। वो जो कभी स्टेट ओन्ड मीडिया होता था, सर आप म्यूट हो गए हैं। वो जो कभी स्टेट ओन्ड मीडिया होता था, फिर वो प्राइवेट कंपनीज के पास चला गया। अब आप देख रहे होंगे कि वो स्टेट से प्राइवेटाइज होता हुआ, यानी बिजनेस कंपनीज के पास से होता हुआ बहुत पर्सनल होता जा रहा है। तो नहीं, अब वो आपके हाथ में है। अब मुझे या आपको बात करने के लिए या अपनी बात किसी तक पहुंचाने के लिए किसी चैनल की जरूरत नहीं है, हमें किसी न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है। हमें ओपिनियन फॉर्मेशन के लिए हमारे लिए सोशल मीडिया काफी है। बड़े बड़े एंकर्स को लोग इतना नहीं सुनते हैं जितना एक यूट्यूबर को फॉलोअर्स मिल जाते हैं, या ट्विटर पे किसी अच्छा लिखने वालों को रीडर मिल जाते हैं, या फेसबुक पे किसी को लाइक्स मिल जाते हैं। तो अब ओपिनियन मेकिंग is not just confined to your traditional media। कि आप चैनल हैं तो आप ओपिनियन मेकिंग कर पाएंगे, आप अखबार हैं तो आप ओपिनियन मेकिंग करेंगे। और देखिए, आप हम जो गवर्नेंस में स्टेट कंट्रोल की बात कर रहे थे, वो आपको सोशल मीडिया पे बहुत कम नजर आता है, क्योंकि आप स्टेट कंट्रोल से प्राइवेटाइज हुए और अब आप प्राइवेटाइज से पर्सनलाइज हो गए हैं। यानी आपके हाथ में वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जो पीटीवी के पास होते थे, वो कैमरा, वो मोबाइल, वो राइटिंग पैड एंड ऑल दैट। हमने यहाँ जैसे अपना एक प्लेटफॉर्म सजा लिया है बात करने के लिए। हम सारे कहीं कहीं दूसरे शहरों में बैठे हुए हैं, तो हम जमा हो गए हैं कि हम आपस में बात कर सकते हैं। तो दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया। पब्लिक ओपिनियन और मीडिया की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। मुझे ये बहुत वेग बात लगती है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की बात है कि जी मीडिया पब्लिक ओपिनियन बनाता है। पब्लिक ओपिनियन जो है, बहुत सारे लोग तो चैनल्स देखते भी नहीं, बहुत सारे लोग तो मोबाइल भी यूज नहीं करते, बहुत सारे लोग तो व्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को भी नहीं सुनते, लेकिन बहरहाल उनका अपना एक ओपिनियन होता है। वो कहते हैं कि अगर आपका ओपिनियन नहीं भी है तो आपका ओपिनियन है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते होते हैं टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ लोग होते हैं जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं हर कॉन्सेप्ट के, हर आइडिया के, हर इंफॉर्मेशन के। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हम इस एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं मुकालमा के, तो मैं और आप सब लोग इसके अर्ली अडॉप्टर्स हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं। यानी हम यहाँ से जो बात सुनेंगे वो बात हम आगे कहीं सुनाएंगे, बताएंगे। ऐसे ही होता है, हम कहीं से बात सुन के टीवी चैनल से, बुक से, न्यूज़पेपर से, क्लासरूम से, किसी सेमिनार से, किसी कॉन्फ्रेंस से, वो फिर हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो हम जो अर्ली गेनर हैं या अर्ली अडॉप्टर्स हैं या जो अर्ली इन्फॉर्मर्स हैं, हम ओपिनियन लीडर्स होते हैं अपनी अपनी सतह पे। अब देखिए, मैं मेरे तक कोई बात पहुंची है
और मैंने वो किसी दूसरे बंदे को जाके बतानी है, तो मैं वो बात उस तरह नहीं पहुंचा पाऊंगा ना। मेरे कुछ बाइसेस होंगे, मेरा कोई सेक्ट होगा, मेरी कोई इकोनॉमिक कंडीशन होगी, मेरी कोई पर्टिकुलर किस्म की एजुकेशन होगी, मेरे को नजरियात होंगे, मैं कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता हूँगा, किसी को मैं नहीं पसंद करता हूँगा, मैं कोई खास किस्म का आइडिया भी रखता हूँगा अपने माइंड में, मेरी को प्रोपगेशन इंक्लिनेशंस भी होती होंगी, तो मैं उस इंफॉर्मेशन को लाजमी फिल्टर करूंगा। मैं इतना अच्छा इतना ऑनेस्ट, इतना ऑब्जेक्टिव, इतना न्यूट्रल नहीं हो सकता बतौर इंसान, क्योंकि बहरहाल मैं एक खास किस्म की सोसाइटी में बड़ा हुआ हूँ, तो मैं लाजमी उसे फिल्टर करूंगा। अब देखिए, जो पब्लिक ओपिनियन की हम बार बार बात करते हैं, वो टेलीविजन नहीं बनाता। वो जो बंदा रोज टेलीविजन देखता है, जो बंदा अर्ली व्यूअर है, वो भी अपने बाइसेस के साथ किसी दूसरे बंदे को बताएगा, लेट अडॉप्टर को, और वो भी आप जाहिर आगे उसमें चीजें ऐड करके बताएगा। पब्लिक ओपिनियन अगर हम सोलली या मतलब क्लीन स्वीप करते हुए कह दें कि जी मीडिया बनाता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। समटाइम इस पे भी तीन कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं मीडिया थ्योरी के। पहला कहा गया जी कि मीडिया बहुत मैजिक बुलेट की तरह काम करता है, यानी इसकी इंफॉर्मेशन, इसका मैसेज गोली की तरह आपको आके लगता है, बीच में कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती, और आप सुनते हैं और आप मान लेते हैं। हाँ, होता है। अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी से भी कोई बात सुनते हैं, किसी मीडिया पर्सन से, किसी बुक राइटर से, किसी मजहबी आलम से, वो उसी तरह मान लेते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपके अंदर कुछ चीज़ों का मैसेज बड़ा स्ट्रांग होता है, आपको लिमिटेड इफेक्ट्स होते हैं चीज़ों के। इसमें आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड्स बहुत मैटर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपना टूथपेस्ट बदल लीजिए, तो इसकी स्ट्रेंथ, इस मैसेज की रूट्स आपके अंदर बहुत हल्की होंगी, आप बदल लेंगे। आपको नया टूथपेस्ट पसंद आएगा तो आप बदल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपना सेक्स चेंज कर लीजिए, आप अपनी नेशनैलिटी चेंज कर लीजिए, आप अपने बिलीव बदल लीजिए, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स की, ऐसे मैसेजेस की रूट्स आपके अंदर बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो आप आसानी से बदलते नहीं हैं। क्योंकि मैसेज जितना डीप रूटेड होगा, उसे बदलने के लिए मीडिया को लंबा वक्त भी दरकार होता है, और ज्यादा मैसेज की डिसेमिनेशन भी करना पड़ता है। अब पब्लिक ओपिनियन कोई कोई आम सी चीज नहीं है। पब्लिक ओपिनियन ऐसा नहीं है कि रातों रात पब्लिक ओपिनियन बदल गया, या दिन चढ़ा तो पब्लिक ओपिनियन बदल गया। पब्लिक ओपिनियन बदलने के लिए मीडिया भी को भी और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को भी साल लगते हैं। आपने देखा होगा कि हमें या यूरोप को किसी भी एक खास नजरिए को अडॉप्ट करने के लिए साल लग गए, मतलब सदियां लग गई, अशरे लग गए। ये ओवरनाइट कभी भी कहीं भी नहीं हुआ। मेरी एक राय है, और उस राय की कोई वजह हो सकती है, उस राय के पीछे पूरा एक डेमोग्राफिक कॉम्प्लिकेशंस होंगी, आप एकदम उन्हें नहीं बदल सकते हैं। तो ये जो हम कहते होते हैं कि जी मीडिया पब्लिक ओपिनियन बनाता है, हाँ बनाता है, लेकिन ओवरनाइट नहीं बना देता। और मीडिया के पब्लिक ओपिनियन बनाने की तो अब टू बी वेरी ऑनेस्ट वॉट लगा दी है सोशल मीडिया ने, कि जहां लोग किसी और जर्नलिस्ट को सुनते थे, किसी किसी बुक ऑथर को सुनते थे, अब लोग मुझे भी देखते हैं, मुझे भी पढ़ते हैं। लोग उन्हें अपने यूट्यूब चैनल बना दिए हैं, तो अब तो, और उन्हें किसी किसी स्टेट का भी कोई खतरा नहीं है। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एक्चुअली अब मीडिया के हाथ में नहीं रहा ओवरनाइट। जैसे आप देखें, अभी भी हमारा मीडिया घिसे पिटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करता फिर रहा है। मेरे समेत आप सब लोग अब ये जानते हैं कि मीडिया पे जो नैरेटिव्स डिस्कस होते हैं, जिस भी तरह के, आई एम नॉट नेमिंग एनीथिंग, वो सारे बहुत बुरे आते हैं। तो ऐसे ही हुआ है, इससे हो जाएगा, तो दूसरे में कहते हैं कि सही है। आप वहाँ पे मिलेगी जहाँ पब्लिक ज्यादा हो, जहाँ लोग ज्यादा हों। तो मीडिया एज टूल ऑफ मैं ये तो नहीं बोलूँगा यही है, नाकाम हो चुका है, बट इट हैज रिड्यूस्ड, ये ओपिनियन है। हाँ, अब डाइवर्स है। अब आप भी ओपिनियन मेकर हैं, मैं भी ओपिनियन मेकर हूँ, हर वो बंदा जो के हाथ में ये हैंडसेट है, वो ओपिनियन मेकर है, और उसकी उसका एक खास हल्का असर भी है, उसका खास हल्का है जहाँ पे वो अपने असर हो सकता है। तो जो पूरे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को करने के लिए जुड़े हुए ओपिनियन
ये बहुत मीडिया अब इट इज नॉट न्यूज मीडिया, ये इस चीज की बहुत सारी जहतें बन गई हुई हैं। फिर आप अब खुद भी एक मीडिया है, तो पब्लिक ओपिनियन किसी एक पर्टिकुलर चैनल या नंबर ऑफ चैनल्स या एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर या नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स का मोहताज नहीं है। कोई एक कॉलमिस्ट या टॉक शो होस्ट या एंकर पब्लिक ओपिनियन को इस तरह से असरअंदाज नहीं है सकता, लोग अगले दिन बात भूल जाते हैं। हाँ, इसमें एक ज्यादती जो हुई वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था पब्लिक ओपिनियन को लेकर। आपने एक टर्म सुनी होगी, मीडिया कन्वर्जेंस। यानी आप देख रहे होते हैं कि अ, लोग मीडिया को, थैंक यू सो मच सर, ये मैसेज पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देख रहे होंगे कि लोग ना मीडिया सारा का सारा खरीद लेते हैं। यानी वो जो कहीं-कहीं होता था मीडिया, वो अब कहीं एक जगह पे होना शुरू हो जाता है। तो आप मीर शकील उर रहमान हैं, आपका अखबार चाल निकला है, आपने अंग्रेजी अखबार भी निकाल लिया है। नाम आप जानते हैं, जंग, द न्यूज़, आपके अखबारात चाल निकले हैं तो आपने सबसे पहला लाइसेंस भी ले लिया। अब आपको नज़र आ रहा है कि लोग सिर्फ खबरें ही नहीं, ड्रामे भी देखते हैं। आपने अपना जियो एंटरटेनमेंट भी बना लिया। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की भी बड़ी माँग है, तो आपने जियो सुपर भी बना लिया। फिर आपका मैगज़ीन भी बहुत बिकता है, फिर आप एक एनुअल रिसाला भी निकालते हैं, फिर आप फ़िल्म प्रोडक्शन का काम भी करते हैं। तो इसे कहते होते हैं मीडिया कन्वर्जेंस, यानी आपने डिफरेंट टूल्स लेके उनको कन्वर्ज कर लिया है कि जहाँ-जहाँ कहीं पब्लिक ओपिनियन मुझे नज़र आएगा, मैं उसे वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो फिर आप देखते हैं कि आप यूट्यूब पे भी हैं, आप आपके ट्विटर हैंडल पे नया मीडिया आ गया, तो आपको वहाँ पे भी मौजूद होना था। इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया को देखते हैं, तो आप मार्क ज़करबर्ग हैं, तो आपका फ़ेसबुक है, तो इंस्टा भी आपका हो गया, फिर थ्रेड भी आपका हो गया। इसी तरह अगर आप एलन मस्क हैं, तो ट्विटर आप ले लेंगे क्योंकि आप बिज़नेसमैन हैं, आप खरीद सकते हैं। ये बात आपको यहाँ लोकल भी समझ आती होगी कि आप अलीम खान हैं, तो आप समा खरीद लें, आप सुल्तान लखानी हैं, तो आप एक्सप्रेस खरीद लें। आपका गोल्ड का बिज़नेस है, तो आप एयरवाई खरीद लें। यानी आपको ओपिनियन इतना आपको शौक है कब्ज़े में करने का, और अगर आप कोई बहुत बड़ा इदारा है और ताकतवर है और आपको ओपिनियन मुतासिर करता है, तो आप अपना सब कुछ बना लें। आप अपनी फ़िल्में बना लें, आप अपना प्रोडक्शन हाउस खड़ा कर लें, आप डिफरेंट चैनल के साथ मिलके अपने ड्रामे प्रोड्यूस करें, आप लोगों को बताएँ कि वफ़ा का अहद ये चीज़ होती है और इस तरह से निभाया जाता है। आप जो मर्ज़ी करें, आपके हाथ में है सारा कुछ। यहाँ आके हमें समझ आती है कि कहीं न कहीं ये जो मैं पहले बात कर रहा था कि आपके हाथ में है, ये पर्सनल हो गया हुआ है मीडिया। यहाँ आके हमें कहीं न कहीं ये फ़ील होता है कि नहीं, अभी भी अगर पैसा कहीं इन्वॉल्व है, मनी इज़ पावर, और ये जदीद दौर की बहुत बड़ी सच्चाई है, रादर एवरी दौर की। तो हमें लगता है कि अब भी जहाँ कहीं पैसा एग्ज़िस्ट करता है, वहाँ अब भी मीडिया को कन्वर्ज किया जा सकता है। भले आप मार्क ज़करबर्ग हैं, आप एलन मस्क हैं, आप अलीम खान हैं, आप सुल्तान लखानी हैं, या आप आईएसपीआर हैं माज़हब के साथ, तो आप कन्वर्ज कर सकते हैं। ये कन्वर्जेंस टूटेगी कैसे? आई होप समबडी विल आस्क मी और डिस्कस बाय हिम और हरसेल्फ कि ये कन्वर्जेंस टूटेगी कैसे? अगेन इसका सॉल्यूशन यही है कि पब्लिक ओपिनियन में आपके अंदर जो मैसेज है उसकी इनहेरिटेंस मजबूत हो। एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसे कहते होते हैं मीडिया लिटरेसी। आप लोगों ने सुन रखी होगी, आप सारे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ये शायद आखिरी बात है, फिर इसके बाद में मेरे वाला आधा घंटा भी पूरा होने जा रहा है। तो आई विल हैंड ओवर थिंग्स टू शाहिद साहब। देखिए, हम अमरूद खरीदने जाते हैं ना रेडी से, तो हम एक-एक दाने को चुन के खरीदते हैं। कीड़े वाला, गला हुआ, जो हमें पसंद नहीं आता हम वापस रख देते हैं क्योंकि हमने पैसे दिए होते हैं। लेकिन स्क्रीन हम पे रूल कर रही होती है, ये हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम मीडिया लिटरेट नहीं है ना, हम समझते नहीं हैं। अमरूद लिटरेट हैं हम, मीडिया लिटरेट नहीं है। हमारे सामने कुछ भी चल रहा हो, जैसा भी चल रहा हो, वी डोंट हैव एबिलिटी टू फिल्टर द कंटेंट, फिल्टर द मैसेज, फिल्टर द आइडिया। हमें एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाते हुए या एक रील से दूसरी रील पे जाते हुए वक़्त लगता है। हमारी कुकीज़ डेवलप हो जाती हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाते हैं। वो मीडिया जिस
तो हम बदलना वो स्क्रीन से हट के हमारे अंदर पेनिट्रेट कर चुका होता है। अगर मैं ये कहूँ कि हम स्क्रीन जी रहे होते हैं तो ये गलत ना होगा। हम वो बॉडीगर चाह रहे होते हैं जो स्क्रीन पे है, प्रोडक्ट चाह रहे होते हैं जो स्क्रीन पे है। मेरे आपके वॉशरूम से लेके किचन तक और किचन से लेके लिविंग रूम, बेडरूम, जहाँ भी हम होते हैं, हर चीज़ वो है जो हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। वी बाय एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट्स। पता नहीं इस मुआशरे को किसने बता दिया था कि लस्सी से, स्कंजबीन से या गन्ने के रस से या सब कुछ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कल्चरल आइटम होती है कोक, रेड बुल, स्प्राइट। ये मीडिया है जो हमारे अंदर पेनिट्रेट कर चुका हुआ है। एक आखिरी बात, अगर हम मीडिया लिटरेट हो जाएंगे, जिसके लिए ज़रूरी है, ये बात मैं हर प्लेटफॉर्म पे कहता होता हूँ, 2 से 4 मिनट आपके और लूंगा कि देखें, आप अपने बच्चों को इस्लामियात पढ़ाते हैं, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, पर आप उनको ये लाजमी मज़ामीन के तौर पर पढ़ाते हैं ताकि उनकी उर्दू भी अच्छी हो जाए, कौमी ज़ुबान है, उनकी अंग्रेजी अच्छी हो जाए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पाकिस्तान स्टडीज उनको आती हो, मुल्क है उनका, और मजहब सीखना है तो इस्लामियात पढ़ना लाजमी है। आप मुझे बताइए, आप सारे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कि जहाँ ये लाजमियत खत्म हो जाती है, यानी एफएससी, एफए या 12 ईयर एजुकेशन के बाद कंपल्शन खत्म हो जाती है, उसके बाद कितने लोग हैं जो उर्दू इसलिए पढ़ते हैं कि उन्होंने सिलेबस में गालिब को पढ़ा था, अमीर को पढ़ा था, फराज को पढ़ा था, नासिर काजमी को पढ़ा था? नहीं पढ़ते। हमारे बच्चों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। कितने लोगों को अंग्रेजी इसलिए आती है कि उन्होंने वो 12 साल अंग्रेजी पढ़ी है? कितने लोगों को मजहब इसलिए आता है कि, या वो मजहबी प्रैक्टिसेस इसलिए करते हैं कि उन्होंने वो 12 साल मजहब टका के पढ़ा है, हर क्लास में लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा है? कितने लोगों के अंदर पाकिस्तानियत इसलिए है कि उन्होंने मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा? हार्डली, मतलब मैं अगर बहुत खुश जमान होऊंगा तो मैं कह दूंगा 5 से 10% लोग शायद उस चीज को कैरी करते हो। लेकिन मीडिया एक ऐसी चीज है, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, सोशल मीडिया कह लें, बुक्स कह लें, टेलीविजन कह लें, फिल्म कह लें, कोई भी मीडियम ऐसी बला चीज, ऐसी कमबख्त चीज है कि वो आप पर, मेरे समेत आप सब पर और इस मुआशरे पर, बल्कि हर मुआशरे पर मजहब से ज्यादा असर करती है, आपकी रिवायात से ज्यादा असर करती है, इवन आपने जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा रखा है उससे ज्यादा असर करती है। यानी हर सब्जेक्ट जो पढ़ाना चाहते हैं वो आप पढ़ा रहे हैं और वो बेअसरा जा रहा है, और आप वो सब्जेक्ट लाजमी सब्जेक्ट के तौर पे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, मीडिया लिटरेसी नहीं सिखा रहे, डिजिटल लिटरेसी नहीं सिखा रहे, आप उनको न्यूज अंडरस्टैंडिंग, एडिटोरियल जजमेंट, आप उनको किताब का मैसेज, किताब की अंडरस्टैंडिंग, आप उनको फिल्म की अंडरस्टैंडिंग, आप उनको थिएटर स्टेज की अंडरस्टैंडिंग, आप उनको वीलॉगिंग की, यूट्यूबिंग की अंडरस्टैंडिंग, आप उनको वो नैरेटिव, वो लैंग्वेज, वो डिक्शन नहीं सिखा रहे जिसका उनसे रोज वास्ता पड़ता है, जिसको वो सुबह शाम देख रहे होते हैं, जिसको वो हर वक्त देख रहे होते हैं, जो उनके अंदर तक पेनिट्रेट कर गया हुआ है। तो अगर वो आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर आप अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इसका मतलब आप उन्हें कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं। और एक आखिरी बात के साथ, दिस इज माय मैसेज टू एवरी वन, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं जाता हूँ, प्लीज कोशिश कीजिए कि जितना मीडिया समझ आता है वो बच्चों को लाजमी सिखाएं। एक एक और वाकया मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, शायद साहब आपकी इजाजत के साथ, जी जी कि आप पिछले दिनों ये हुआ कि जामिया नईमिया ने ये इनिशिएटिव लिया। जामिया नईमिया लाहौर, अल्लामा मोहम्मद हुसैन मुफ्ती, सरफराज नईमी और अब्राहम नईमी साहब उसके मुंतजिम और प्रिंसिपल हैं, तो सब मेरा ख्याल है सब लोग जानते हैं गड़ी शाह में जामिया नईमिया। उन्होंने अपने बच्चों को डिजिटल लिटरेसी सिखाना शुरू की, और उनका एक नईमिया इंटेलेक्चुअल फोरम है, तो उन्होंने चाहा कि जी हम अपने बच्चों को ना डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, डिजिटल लिटरेसी, कुछ सोशल मीडिया कंटेंट, ब्लॉगिंग या इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू बी अमंग द ट्रेनर्स। मैंने एडिटोरियल जजमेंट और आर्ट ऑफ इंटरव्यू और कुछ इस तरह, और मीडिया लॉज वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें बच्चों को सिखाना। 2 चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन में आई उसमें। एक तो मेरे खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा हुआ कि जी ये लिबरल है, सेकुलर है, तो ये मजहबी इदारों में क्यों जा रहा है, ये मजहबी इदारे इसको क्यों बुला रहे हैं,
अपार्ट फ्रॉम दिस, के वो कैसे खत्म हुआ। दूसरा ये कि मैंने और मेरे साथ बाकी ट्रेनर्स ने भी, हसनैन जमाल साहब थे उसमें, डॉक्टर शुमाइला हुसैन थी, और भी एक दो साहब थे, देखा कि जो बच्चे अपने 6 साल से या 7 साल से अब तक मुसलसल मजहब पढ़ रहे हैं, और मुसलसल उनको ये बताया जाता रहा है कि किसी भी नए मीडियम को कबूल नहीं करना। आपको पता है कि हमारे यहाँ हर नए मीडियम को कबूल करने के लिए रेजिस्टेंस मौजूद रही है, वो टीवी हो, केबल हो, अखबार हो, मोबाइल हो, वट। लेकिन उन बच्चों के अंदर सर जो लगन थी सोशल मीडिया को सीखने की, ब्लॉगिंग सीखने की, डॉक्यूमेंट्री सीखने की, वीडियो बनाना सीखने की, वीलॉगिंग सीखने की, और उन बच्चों को ये समझ आ गई हुई थी कि ये नया मीडियम है और इसके बगैर अब चारा कोई नहीं है। हमारे अलामा साहब खुतबा जितनी मर्जी जोर जोर से दे लें वो फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि वो नए मीडियम को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बच्चों को सिखा के, पढ़ा के, प्रैक्टिकल करवा के। तो यही मैं चाह रहा था कि अगर मीडिया को आप सिलेबस का हिस्सा बना देंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप बच्चों को मीडिया लिटरेसी सिखा रहे होंगे और आप देखेंगे कि लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। रिमोट पे उनकी कमांड होगी, ये क्लिक पे उनकी कमांड होगी। हमारे बच्चों को मीडिया लिटरेसी आती नहीं है, इसलिए वो 17 सेकंड की सारा दिन रील्स ही देखते रहते हैं। उनको बस वो हिलते जुलते लोग शायद अच्छे लगते हैं। तो विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच सर, आई एम रियली ऑनर्ड। अब फोरम इज योर्स। जी नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब बाकी दोस्तों को शामिल करते हैं। अभी आप हमारे साथ ही हैं, बाकी गुफ्तगू सवालों जवाब में होगी। तो किसी का कोई सवाल है तो बताइए, वरना मैं थोड़ी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। नासिर साहब ने जो बात की है इस दौरान, मैं क्विकली, नासिर साहब ने जो आखिरी बात की है, मीनवाइल आप अपने क्वेश्चन देख लें, जो भी आपके क्वेश्चन हैं या कमेंट है। जो फिल्टर्स की बात की है ना, कि हमें मीडिया को देखने के लिए, जज करने के लिए कुछ फिल्टर्स चाहिए जिसकी मदद से हम उसको एवेलुएट कर सकें। अच्छा, इसमें मेरे जहन में आ रहा है, नोम चॉम्स्की ने 5 फिल्टर्स जो हैं वो दिए हैं कि आप इन 5 फिल्टर्स की मदद से मीडिया को एवेलुएट करें। मीडिया को ब्लाइंडली जो वो कह रहा है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि नोम चॉम्स्की काफी साल पहले लाहौर आए थे। तब मेरा ख्याल है हम यूनिवर्सिटी में थे, पंजाब यूनिवर्सिटी, बड़ी पुरानी बात। डेली टाइम्स ने उनको इनवाइट किया था, उनका बड़ा लेक्चर, बहुत क्राउड था वहां पे, जो लोग इकट्ठे हुए थे। उसमें उन्होंने ये बात की थी कि मीडिया की जो हेडलाइंस है, स्टार्ट यहां से की थी कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, हेडलाइंस को मत देखें, हेडलाइंस जिस बात को छुपा रही हैं उसको ढूंढने की कोशिश करें। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हेडलाइन के पीछे क्या है। अच्छा, उसमें जो 5 फिल्टर हैं, अगर मैं पूरे वो रिकॉल कर सकूं, वरना नासिर साहब मेरी मदद करेंगे। पहला ये था कि आप ओनरशिप देखें। जैसे नासिर साहब ने स्टोरी के स्टाइल में जिक्र भी किया कि मीडिया की ओनरशिप किसके पास है, पहला फिल्टर ये। दूसरा फिल्टर ये है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो कहां से आ रही। और तीसरा फिल्टर ये है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, अच्छा एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट पूरी दुनिया में है। तो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने मीडिया को मैनेज कैसे कर रही है। और तीसरा फिल्टर ये है कि जब कभी, अब देखें नासिर साहब ने बात की है ना मीडिया के स्प्रेड की, उसके फैलाव की। तो जब उसका स्प्रेड होगा, फैलाव होगा, तो मीडिया मैनेज करना भी एक चैलेंज बनेगा, और उसमें फिर ऐसी इनकन्वीनियंट स्टोरीज भी आएंगी जो उस मुल्क की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए इनकन्वीनियंट स्टोरीज होती है। तो ये चौथा फिल्टर ये है कि इनकन्वीनियंट ट्रूथ जो है फॉर द पावर्स टू बी, उसको कैसे मैनेज करना। अच्छा, उसको मैनेज करने का आमतौर पे टूल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो स्टोरी को डिस्क्रेडिट करते हैं, कहते हैं ये फेक है। तो ये एक टूल इस्तेमाल होता है सारे मुल्कों में। और पांचवा और आखिरी फिल्टर जो नोम चॉम्स्की ने बताया है वो ये है कि देखिए, डेमोक्रेसीज को कॉन्सेंट मैन्युफैक्चर, ये नोम चॉम्स्की का थीसिस भी ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट, और वो मीडिया का ही एनालिसिस है कि मीडिया कॉन्सेंट को कैसे मैन्युफैक्चर करता है। तो कॉन्सेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए
किसी भी मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को वहाँ की जो पावर्स हैं उनको एक एनिमी परसेप्शन की जरूरत होती है। In the case of America, it was once it was communism, then it was terrorist, now it is immigrants. तो ये एनिमी आपको चाहिए जिसके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करके आप कॉन्सेंट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 फिल्टर्स जो हैं अगर हम इनको जहन में रखें तो हम मीडिया का, जो नासिर साहब जिस बात पे जोर दे रहे हैं, तो हम मीडिया की स्टोरीज का एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। और ये 5 फिल्टर्स जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये तमाम ग्लोबल मीडिया पे आप उनको देख सकते हैं इनकी मदद से। तो ये जो नासिर साहब ने बातें की उसको मैंने जस्ट जो है ना नासिर साहब की इजाजत से, उनका ये सब्जेक्ट है, मैंने जस्ट उसको जो है ना सम अप किया है आपके लिए। अब मेरा ख्याल है मीनवाइल कुछ क्वेश्चन भी आ गए ना सब, इसमें कुछ चीज रह तो नहीं गई नासिर साहब? नासिर साहब की आवाज नहीं आ पहले हुमैरा और फिर इमरान। सर उनकी वीडियो भी आई थिंक स्टिल हुई है, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं मे बी, या फिर ऐसे ही इंटरनेट लग अनस्टेबल है जी। ऐसे ही लग रहा है, मैं कॉल करता हूँ। सर वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं कॉल कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, मीनवाइल हम जारी रखते हैं गुफ्तगू को। मेरा कुछ कहना चाह रही है, फिर इमरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, नाज़िर साहब आ ही जाएंगे जाहिर है, ऑब्वियसली उनको पता है कोई इशू हुआ। जी हुमैरा। मैं एक्चुअली उनसे क्वेश्चन करना चाह रही थी। एक क्वेश्चन था, वैसे तो उनका सेशन बहुत अच्छा था, जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था वो बाद में उसका खुद ही आंसर कर देते थे, लेकिन एक क्वेश्चन था, तो क्या मैं अभी पूछ लूं? हाँ पूछ लें, अब कुछ गुफ्तगू जो हम लोग मौजूद हैं कोशिश करेंगे मिलजुल के, और नाज़िर साहब आ जाएंगे तो फिर उनसे पूछ लेंगे। आप करें। ठीक है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जो उन्होंने कहा वो बात दुरुस्त भी है कि ओपिनियंस ऐसे नहीं होता कि एक दिन में और यकदम बन जाए, और दुरुस्त है ये बात, लेकिन बहुत दुनिया के डिफरेंट जगहों पे जो ये वाकयात हुए, फॉर एग्जांपल जब पार्टीशन हुई पाकिस्तान और इंडिया की, तो उस टाइम वो लोग जो फ्रेंड्स थे, सदियों से एक साथ रह रहे थे, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, यकदम वो एनिमीज बने, और वो भी ऐसे कि उन्हें एक दूसरे पे रहम नहीं आया। तो कुछ दिन पहले मैं एक होलोकॉस्ट की विक्टिम खातून के इंटरव्यू सुन रही थी, तो उसमें भी वो कहते कि मैं छोटी बच्ची थी और पोलैंड में रहती थी, वही जिनके साथ स्कूल जाते थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे, एकदम वो बाहर खड़े थे एंड दे वर स्ट्रेंजर्स, और वो कहते कि यहाँ से निकलो, और वो एकदम सब कुछ चेंज हो गया था। तो ये ओपिनियन जो है, मतलब ये क्या पहले से कहीं दिमाग में होती है डीप डाउन, और ये एकदम कैसे इतनी बनती है कि आप इतने हॉस्टाइल हो जाते हैं? ये था मेरे दिमाग में। सही। शिट, एक मिनट, मैं जरा नासिर साहब से बात कर लूं। जी मीनवाइल कोई और इसका जवाब देना चाहे? डॉक्टर याज कदीर साहब, डॉक्टर साहब आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कीजिए। सुना आपने जो मेरा ने क्वेश्चन किया? जी जी जी, अस्सलाम ये जरा वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैंने बिल्कुल सुना। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी, आ रही। और बड़ा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं इसको थोड़ा सा, बल्कि मैं अपने कमेंट में इस चीज़ को थोड़ा सा ऐड भी कर लूँगा, और मैं चाहूँगा कि इसी क्वेश्चन को मैं रिप्लाई करूँ। एक तो ये है कि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, यानी इनका जो क्वेश्चन है ये उनके कमेंट को, नासिर साहब के कमेंट को एक तरह से वैलिडेट ही कर रहा है। वो इस तरह से कि बेसिकली जिस बेस पे पार्टीशन हुई, वो बेस बहुत पहले, सदियों पहले एग्जिस्ट करती थी, और वो जो नेशंस हैं वो उन आइडियोलॉजीज के ऊपर जी रही थी पहले, लेकिन चूंकि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरह का था,
उसके अंदर उन पैशंस या फीलिंग्स को इस तरह की वायलेंट हवा नहीं लगी थी। यानी पेट्रोल ऑलरेडी मौजूद था। जब आपने नेशनैलिटी हिंदुइज्म की और मुसलमानों की, और जब आपने इतनी लंबी चौड़ी कैंपेन भी चलाई कि हिंदुस्तान में 2 कौमें आबाद हैं और एक हिंदू और कल्चर मुख्तलिफ है, और यानी एक पूरा नैरेटिव बिल्ड हुआ था। अच्छा, फिर वो जो हमारे हिंदू थे बेसिकली इंडिया में, उनके अंदर भी एक ये सेंटीमेंट चला आ रहा था कई सदियों से कि अच्छा ये हमारे ऊपर हुक्मरान रहे हैं। तो डेमोक्रेसी की वजह से उनकी भी जो आइडेंटिटी थी वो इमर्ज हुई। तो ये जो इन्वायरमेंट था, ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन थी उस हेट्रेड की जो हुक्मरान तबके ने इतने साल फैलाई रखी हमारे अंदर नेशनलिज्म की बेस के ऊपर। तो ये एकदम नहीं हुआ। वो आइडियोलॉजीज बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट करती थी सदियों से, सालों से, और उसको एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे उन्होंने एक दूसरे की जो सुपीरियरिटी थी उसको साबित करने के लिए मासेस हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उसकी ये एग्जिस्टेंस ऑलरेडी मौजूद थी, वो एकदम नहीं हुआ। यानी वो हादसा एकदम नहीं हुआ, वो सदियों परवरिश उसकी होती रही। जब मैं नासिर साहब का जो बेसिकली थीसिस है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर लूँ। उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक यानी गुफ्तगू की और बड़ा ज़बरदस्त सर एक वो आ गए नैरेटिव। हैं, सर आ गए हैं सर। हाँ, उन्होंने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त नासिर साहब ने बिल्ड किया। चलिए, अच्छा हुआ मैं उनकी मौजूदगी में एक छोटा सा कमेंट कर दूँ। मैं इसको बेसिकली एक जो लिटरेचर के अंदर थ्योरी इस्तेमाल होती है कंस्ट्रक्शनिज्म की, कि हर चीज सोसाइटी की वो कंस्ट्रक्टेड है, और सोशल मीडिया ने आके असल में चीज़ों को बहुत हिला के रख दिया है। और वो जो कंस्ट्रक्शनिज्म है उसको इस बुरे तरीके से उसने एक्सपोज किया है कि वो जो पिलर से पहले मीडिया के नाम के ऊपर वो सारे के सारे अब हिलने लग गए हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा जनरलाइज स्टेटमेंट की मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलता हूँ कि आप ये देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये ओपिनियन बिल्ड कर रहा था पिछले 50 सालों से, यानी चलें 20-25 सालों से काफ़ी सारी वॉइसेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शामिल हो गई। उससे पहले स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वो नैरेटिव बिल्ड करके वो ओपिनियन बिल्ड करता था। जो चीज़ उस पर आ गई वो उसको लोग बहुत रिलीजियस ही, यानी उसकी फॉर्मेशन आइडियोलॉजिकली होती थी लोगों की। उससे पहले प्रिंट मीडिया का ज़माना था। प्रिंट मीडिया में अभी भी हम कहते ये हैं कि अच्छा जी, लिखे पढ़े हर्फ की एक हुर्मत होती है, उसकी एक तकदीस होती है। ये उस जमाने के नैरेटिव से जो चीज़ लिखी जाती थी उसके ऊपर ये लोग यकीन लेके आते थे कि जी वो सच है। जबकि सोशल मीडिया ने आके इस तरह की मिस को ब्रेक किया कि जी सच एक नहीं है, सच तो बेताशा है, उसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा सा अलग प्रिंट मीडिया से भी पीछे चले जाएं। उस जमाने में भी आप देखें कि आइडियोलॉजीज कैसे फॉर्म होती थी। उस जमाने में मुख्तलिफ फोरम से उसमें मसाजिद का भी रोल था, उसमें मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज बिल्ड की जाती थी, मुख्तलिफ कहानियाँ इमर्ज होती थी, ओरल ट्रेडिशंस थी। ये सब लोग, ये सब चीज़ें एक काम करती थी, वो थी आइडियोलॉजी की कंस्ट्रक्शन, कि आप इस तरह के थीम डेवलप कर दें जिससे ओपिनियन को शेप करना आसान हो जाए, ओपिनियन को कंट्रोल करना आसान हो जाए, लोगों को कंट्रोल करना आसान हो जाए। लोग एक ज़माने में बड़े दूर दराज तक फतवात करते थे, फिर उस इलाके तक मेंटेन करना अपना असर वो मुमकिन नहीं रहता था। तो वो उसके लिए फिर आइडियोलॉजी का काम वो लेते थे कि एक आइडियोलॉजी को इमर्ज करके एक कॉन्सेप्ट को दे दिया और फिर उस पूरे इलाके के ऊपर वो रूल करने लग गए। खुद चले गए लेकिन उन ख्यालात ने रूल किया। अच्छा, डेमोक्रेसी भी हम किसी के अच्छे या बुरे होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये इवॉल्व हुई है चीज़। और अब जो प्रॉब्लम है बेसिकली मुझे लगता है वो प्रॉब्लम उन एस्टैब्लिश्ड नैरेटिव्स को है, उन एस्टैब्लिश्ड आइडियोलॉजीज को है, जो किसी ना किसी वजह से डोमिनेट तबकों ने डेवलप की हमारे माशरे के अंदर। चाहे वो नेशनलिज्म के नाम पे है, चाहे वो पैट्रियटिज्म के नाम पे है, चाहे वो जैसे नासिर साहब ने जिक्र किया रिलीजन के नाम पे है, चाहे वो सोशल नॉर्म्स के।
वो एस्टैब्लिश्ड किसी न किसी वजह से एक खास तबके को बेनिफिट देने के लिए वो नैरेटिव शेप हुए थे। अब सोशल मीडिया ने आके उन तबकात से वो इजारादारी छीन ली है, बेसिकली छीन यूं ली है कि चले वॉइस तो आ गई है ना, और अब वो जैसे ये लाल साहब ने जिक्र किया, बड़ा अच्छा कन्वर्जन का इन्होंने जिक्र किया कि वो ये अपने सर्वाइवल की अब लड़ाई लड़ रहे हैं कि किस तरह से उनका जो ओपिनियन मेकिंग में जो कंट्रोल है वो मेंटेन रहे। उसके लिए वो बेताशा चीजें आप ये देखें, जो फेक न्यूज का और ये सारा, बेसिकली ये वो सारी लड़ाई है जिससे वो स्पेस अटेन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अभी हम एक ट्रांजिशन की फेज में हैं। इसके कंक्लूजन शायद अभी हम ड्रॉ उस तरह से ना कर सकें इस स्टेज के ऊपर, लेकिन जिस तेजी से चीजें चल रही हैं, जा रही हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि शायद कंट्रोल, वो जो कंट्रोल्ड आइडियोलॉजी को शेप करने का मैकेनिज्म था, वो रीडिजाइन होगा, आगे वो री इमर्ज होगा। अब चीजें शेप हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं यहाँ तक अपनी गुफ्तगू को जरा समराइज कर दूंगा, क्योंकि राज साहब को इतना मतलब सुनाना भी अच्छा नहीं है। उनकी बहुत सी बातों को मैं सेकंड करता हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने किया, और बहुत शुक्रिया एक बड़ा अच्छा सेशन करने का। बस इतनी सी मेरी ओपिनियन थी। अब ओवर टू यू सर, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये है कि हुमैरा, आप चाहती हैं कि नासिर साहब भी आपके क्वेश्चन को एड्रेस करें, तो नासिर साहब आप मौजूद हैं प्रिसाइसली। अगर आप इफ यू वांट टू रिपीट योर क्वेश्चन तो नासिर साहब भी उसको जवाब दे सकते हैं, और उसके बाद इमरान साहब की तरफ हम चलते हैं। जी हुमैरा। वैसे जो अभी बात कर रहे थे उन्होंने काफी अच्छा रिप्लाई किया, तो मुझे बाकी को भी ऐसे ही लगता है कि जैसे वो पोलैंड का या दुनिया में जहाँ पे भी होता है, वो कहीं ना कहीं डीप डाउन उनकी साइकी में वो चीजें होती है। तो मुझे अच्छा जवाब मिल गया, मैं समझती हूँ, तो अच्छी, बाकियों को मौका मिलना चाहिए। इट्स ओके, ओके, थैंक यू। जी इमरान, इमरान साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। यार आप नजर कैसे नहीं हैं? आ रहे इमरान साहब, क्या हो गया? एक तो आप वादा करते हैं, फिर इस्लामाबाद नहीं आते, फिर आप इस पे भी नजर नहीं आते। मैं सर इस्लामाबाद तो बस गया ही नहीं। जब आऊंगा सर आपकी ज़ियारत जरूर करूंगा। ठीक हो गया। जी। चले अब, तो चले मैंने अब। बस सवाल तो नासिर साहब से पूछते ही रहते हैं सर, वैसे ही हम, लेकिन हाँ, शुक्रिया अदा करना था मैंने आपका और नासिर साहब का कि आज से पहले कभी इतनी शिद्दत से महसूस नहीं हुआ कि हम बच्चों के साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं उन्हें मीडिया लिटरेसी ना दे के। और मैंने प्लान भी कर लिया है कि ये तो अपने बड़ी लेवल पे ज्यादती हम की है फिर नासिर साहब ने। हमने जो है वो गिल्ट जी का एक सही कह रहे एहसास हैं दिया। ठीक है, जी जी। जी करें इमरान साहब। तो इस दौरान मैं सोच रहा था कि किस किस तरह से हम जहाँ जहाँ मौका मिले बच्चों को ये चीजें बताना कितनी जरूरी है। बस हाँ, इतनी सी बात है, बाकी दोस्तों को मौका देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आयशा, आयशा खान, और फिर शुमाइला, और फिर अफजल सिंधु साहब, और फिर जी सर। साजिद मौरी साहब। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज बहुत थोड़ी है आयशा, आज आप नजर भी नहीं आ रही और आपकी आवाज भी बहुत कम है। जी सर। सर अब वॉइस ठीक है? आवाज तो ठीक है, ये आयशा दो है, हैंड रेज किसी और ने किया, आवाज कहीं और से आ रही है। नो सर। जी आयशा सर बोलिए। एक्चुअली हाँ हाँ। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ने जो बात की थी कि जो ये स्टूडेंट्स हैं जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो वो उनमें मीडिया मतलब सीखने का जो शौक है वो बहुत ज़्यादा था, उनमें लगन थी बहुत ज़्यादा। तो मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि सर एक इस्लामी तालीम के साथ साथ कहीं हम उन स्टूडेंट्स को पीछे तो नहीं छोड़ रहे मीडिया से महरूम करके या ऐसी और अदर एक्टिविटीज से, कि वो सिर्फ मजहबी तालीम तो हासिल कर पाए, लेकिन जब वो अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर लें, बाद में उनको अवेयरनेस ही ना हो कि मीडिया क्या है, इन चीज़ों के बारे में उनको अवेयरनेस ही ना हो। क्या हमें उन स्टूडेंट्स को इस बारे में अवेयरनेस देने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। नासिर साहब एक मिनट मुझे दीजिएगा। आयशा, मेरा ख्याल है पहले हमें खुद भी अवेयर होने की जरूरत है। एग्जैक्टली जी सर। एग्जैक्टली। मेरा ये ख्याल है। बात और उसके बाद फिर हमें उनको भी जाहिर है वो आगे ट्रांसफर करने की जरूरत है। अब ओवर टू नासिर साहब। जी नासिर सर, हमारे जैसे मुआशरों में मसला ये होता है कि हमारे यहाँ
हर नए आइडिया की रेजिस्टेंस मौजूद होती है और वो बिला वजह ही होती है, और वो फिर बहुत कहीं लेटर स्टेजेस में हमें जाके पता चलता है कि ओहो हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, हमें तो कंप्यूटर सिखाना था, हमें तो मोबाइल देना था बच्चों को, हमें तो केबल देखने देना थी बच्चों को, हमें तो अखबार पढ़ने देना था। आपको याद होगा, आप ज़रा थोड़े बड़े हैं, हमारे घरों में ना लड़कियों के डाइजेस्ट पढ़ने पे पाबंदी थी हाँ, कि वो वैसे ही पढ़ने पढ़ेंगी पे ही तो पाबंदी उसमें थी वो, नासिर साहब, एक जमाने में तो हाँ पढ़ने पे जी, ही पढ़ने पाबंदी। पे ही पाबंदी थी, पढ़ने पे ही पाबंदी थी। तो रोमांटिक कहानियां नहीं पढ़नी, लिटरेचर नहीं पढ़ना, शायरी नहीं पढ़नी, कोई कोई ऐसी बात नहीं कर देनी जिससे कोई कोई आपको जज ना कर ले। तो हमारे यहाँ तो हर एक मोमेंट पे, हर एक स्टेप पे आपको एक खामखा की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। मदरसे के बच्चों की जहाँ तक बात है, आप देखें कि एक तो वो उन फैमिलीज से बिलोंग करते हैं जहाँ ये तस्वुरात आमतौर पर मौजूद नहीं है, जो मैं और आप सब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उनके यहाँ एक ही तस्वुर मौजूद है कि मजहब सिखा लें और बस ठीक है, आफत भी संवर गई और फैमिली का बाकी टब्बर भी आने लग गया। तो वहां से रेजिस्टेंस है। फिर वो जिस मदरसे में आते हैं उनको, और मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद सिर्फ अभी जामिया नईमिया को ये समझ आई है कि नहीं भाई, डॉक्यूमेंट्री भी हमें बनानी चाहिए हमें, और ये बहुत दूर जाके, जबकि दुनिया डॉक्यूमेंट्री से आगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी थोड़ा आगे चली गई है, अब तो ओपिनियन फॉर्मेशन के और बहुत सारे नए टूल्स डेवलप हो गए हैं। तो अभी वो बुनियादी चीजें सीख रहे हैं जो बहुत पहले से शायद स्टार्ट हुई थी। जो बेसिक बात मैं अर्ज कर रहा था वो ये थी कि देखिए, सोसाइटी का अपना एक जीन्स होते हैं, सोसाइटी के अपने एक फैब्रिक होते हैं। आप यूनिवर्सिटी के बच्चे को, कॉलेज के बच्चे को, मदरसे के बच्चे को, गांव के बच्चे को, शहर के बच्चे को किसी एक रूम में जमा कर दें, आप उनसे कुछ बेसिक चीजें पूछ लें, आप उनको डोल पे थिरकना सिखा दें, आप उनसे उनकी बातें उगलवाएं, वो आपको बहुत नॉर्मल लोग लगेंगे, जब तक कि आप खुद उनको कहीं पुश नहीं कर देते। मजहब वाले बच्चों का मसला ये नहीं है कि वो मजहब क्यों सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मसला ये है कि वो बाकी चीजों से उनको दूर करते जाते हैं, जो उलमा होते हैं, तो उनको खुद नहीं आता, तो वो कहते हैं कि जी ये गलत है, ये हराम है, और ये चीजें ऐसी होती हैं, वीडियो बनाना, तस्वीर पे यहाँ बड़ी रेजिस्टेंस थी। तो दाद मैंने उन बच्चों को भी इसलिए दी इतनी ज्यादा कि कम से कम वहाँ पे कुछ लोगों को अब ये सेंस आना शुरू हुई है कि नहीं, ये सिखाना चाहिए, और उसके लिए फिर किसी किसी ऐसे बंदे को भी बुला लेना चाहिए जिसको मीडिया की तो थोड़ी बहुत सेंस होती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि वो पीछे रह जाएंगे, और शाहिद साहब का एनालिसिस भी बिल्कुल ठीक है कि हम तो सारे ही अभी मीडिया को पूरी तरह से नहीं समझते, बल्कि हम किसी भी फॉर्मेशन को अभी पूरी तरह से नहीं समझते हैं। वो जो हमसे 4-5 डेकेड्स आगे हैं, वो इस्तेमाल की हुई चीजें हमें देते हैं और फिर उसके बाद अब खुद नई चीजों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। हम तो अभी बचपन में हैं। यस, सही। मदरसे के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, फॉर्मल एजुकेशन वालों को, इनफॉर्मल वालों को, सबको जरूरत है कि वो नई टेक्नोलॉजी और नए मीडियम को सीखें। सही कह रहे हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अफजल सिंधु साहब और फिर साजिद गौरी साहब। जी अफजल साहब, अफजल साहब अनम्यूट करें फिर सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी जनाब, वालेकुम। सर, आज नासिर अदीब साहब ने हमें मीडिया स्टडीज की क्लास पढ़ाई और बड़ा मज़ा आया कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो आज ही नई सुनी है, नई सीखी हैं। और पिछले दिनों कुछ दिनों से टीवी से लाताल्लुक था, लेकिन 1-2 दिन से टीवी देखना शुरू किया तो आज टीवी पे एक पट्टी चाली का आज एक बिल पेश किया गया पैमरा की तरफ से। पैमरा पर कुछ रिस्ट्रिक्शन कह लो या उसके ऊपर, उसमें जो खबर है उसके मतलब किया गया कि वो गवर्नमेंट जो है, ऐसा महसूस हो रहा कि ये जो गवर्नमेंट है ये पैमरा के जरिए पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करना चाहती है। आज ही बिल पेश किया गया है। तो ऑलरेडी जो मीडिया हाउसेज हैं वो हम पिछले कुछ अरसा से देख रहे हैं कि ये इंक्लाइन टू पॉलिटिकल पार्टीज भी है पहले ही, और हमें वहां पर से जो पब्लिक ओपिनियन है उसको ये डिस्टर्ब भी करते हैं, मीडिया हाउसेज भी करते हैं। उसका कहीं पे असर हो भी जाता है, कहीं पे नहीं भी होता। लेकिन यहाँ पर जब ये हुकूमत अब खुद कर लेगी
कंट्रोल अगर पैमरा के जरिए पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करेगी, आज ही उन्होंने को बिल पेश किया है, उसकी तफसील तो नासिर साहब को पता होगी, ये बताएंगे, बिल्कुल रेलिवेंट है, अभी मैंने टीवी पे देखा था। तो उसके बाद ये हुकूमत अगर आ जाएगी, जो हुकूमत इस वक्त रिस्क कर रही है, वो नेक्स्ट टाइम अगर आएगी तो वो भी उससे बेनिफिट लेगी। तो ये हुकूमतें तो बेनिफिट लेंगी, ओवरऑल में हमारा जो मीडिया है वो भी तनज़ली की तरफ जाएगा और पब्लिक ओपिनियन जो है वो स्ट्रांग नहीं रहेगी, मेरे अपने ख्याल में। इसके मुतल्लिक नासिर साहब। अफजल साहब, आप ये दुआ करें कि मुकालमा पे पाबंदी न लगे, ये पैमरा की जद में ना आए, बाकी जो होता है होता रहे। जी, ये भी मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि कुछ दिनों पहले शाहिद साहब अच्छा खासा बोल लेते थे कुछ इश्यूज पे, उसके बाद यकदम शाहिद साहब ने अपने आप को चेंज किया, तो थोड़ा सा शमाइला ने कोशिश की तो बात करने की, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, फौरी तौर पे उसको डेविएट करके शमाइला को भी उसी पट्टी पे लगा दिया कि ये हमारा प्रोग्राम चलता रहे बस। ये प्रोग्राम चलाने के लिए शमाइला को भी अल्लाह करे ये चलता रहे, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। और ये नहीं ठीक है। लेकिन आज मीडिया स्टडीज मैंने पहली दफा ये चीजें सारी सुनी है और मजा आया, और ये एक नॉलेज था और एक नौजवान से सीखा, ये भी मजा आया। इस बात का ज्यादा मजा आया, और मैं इसीलिए कह रहा था जुमला मुतरजा मैंने इसीलिए बोला था कि हमें खुद को भी पहले एजुकेट करने की जरूरत है कि भाई मीडिया कैसे ऑपरेट करता है, इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, ताकि फिर हम आगे फिर हमें भी, हमारे बहुत से दोस्त हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे, एमफिल, एमएससी, पीएचडी, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, अगर वो मीडिया स्टडी से नहीं है या हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से नहीं है, तो उनको भी मीडिया स्टडीज की कुछ नो हाउ मेरी तरह दोस्तों को नहीं है, और होनी चाहिए। वैसे अगर अफजल साहब, नासिर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके जो मीडिया में दोस्त है ना, जो बैठ के बड़े बड़े तज्जिए पेश करते हैं, कॉलम लिखते हैं, बातें करते हैं, उनको हमारी तरफ से थोड़ी रिक्वेस्ट करें कि यार वो बेसिक्स जो है पॉलिटिकल साइंस की वो तो पढ़ लें खुदा के लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं मतलब बगैर उसको किए वो मतलब ऐसे ही कर लेते हैं सारा कुछ, ठीक है, लेकिन ये है कि इससे गुमराही बहुत फैलती है और ज़ाहिर फॉलोअर्स रियासत के साथ कोई भी काम करना हो, इंटरेक्शन करना हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है या पॉलिटिशियंस हैं, हमें कम अज कम एक पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है एज ए होल वो सीखनी चाहिए हर बंदे को, कि आपने रियासत में इनपुट देनी है, एक रोल अदा करना है, तो उसका नॉलेज भी होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, साजिद साहब और शुमाइला कहीं छोड़ ही ना जाए गुस्सा करके, इनसे सवाल ले लेते हैं, फिर नासिर साहब की तरफ तीनों सवाल इकट्ठे लेके जाते हैं, उसके बाद फिर कोई और होगा। जी साजिद साहब क्विकली क्वेश्चन कीजिए, अब आपकी बारी। सर वो बहुत मुख्तसर ये नासिर अदीब साहब से सवाल है कि अवाम को क्या करना चाहिए कि वो मीडिया के फैलाए हुए प्रोपेगेंडे से बचने के लिए कौन से इकदाम करें कि हम सच तक पहुंच सकें, चंद ऐसी तजावीज दे दें ताकि हमें पता चले सच को कैसे हमने ढूंढ के तलाश करना है। गुड, ठीक हो गया। जी शुमाइला। सर मेरा सवाल ये था, मीडिया लिटरेसी की बात हो रही थी, तो मेरा सवाल ये था कि हमारी है शुमाइला? जी जी था या तो है? हाँ था। मेरा ख्याल तो ये है कि नहीं मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, तो मेरा सवाल हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। सवाल मेरा ये था कि उस वक्त में मतलब मीडिया लिटरेसी की जब बात हुई है, तो मैं कुछ जो थे एंकर्स वगैरह ना, उनको उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से फॉलो करती थी। अब नैरेटिव बिल्डिंग जब होती है, तो मेरा ख्याल है कि सहाफती असूलों के ये खिलाफ है कि आप उसकी जद में आए। अब सारे सहाफी जब उसकी जद में आते हैं और हमें वो वही गलत खबरें जो वो हमें पहुंचा रहे हैं, हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है, हमें तो मतलब खराब या ज्यादा खराब, उसमें से हमें, इसका मतलब है लिटरेट होना है ना, कि हम उसमें से ज्यादा खराब खबरें वैसे सहाफी को पहुंचा रहे हैं आपको। वैसे मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने तो बिल्कुल सर जो इसका लिटरेसी मैंने तो अब ये सीखी है कि सारी बंद कर दी हुई है, मैं तो किसी को नहीं सुनती हूँ क्योंकि बल्कि नासिर साहब ये इसमें मेरा भी क्वेश्चन ऐड करें कि हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म है अमूमी तौर पे, मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है स्टूडेंट के तौर पे कि
जर्नलिज्म का बुनियादी फरीजा रिपोर्ट करना है, ऑनेस्ट रिपोर्ट करना उसका पहला काम है। एडिटोरियल बाद में आता है। तो क्या हमारे पास ऐसे जो रिपोर्टर्स जो हैं वो हैं जो मतलब हमें ऑनेस्टली रिपोर्ट करते हों, खबर पहुंचाते हों, एडिटोरियल बाद में कहीं आता हो? मेरे ख्याल में तो बहुत कम है। तो बाकी अगर हैं तो मैं बड़ा खुश होऊंगा उनको मिल के उनसे तारुफ हासिल करके। जी नासिर साहब, ओवर टू यू। अब इन सब बातों को आप इकट्ठा कर सकते जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। एक तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपके फोरम पे ना माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद और अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत शानदार है। मैं तो तालिब इल्म हूँ, आप जानते हैं, अभी तो पढ़ना शुरू की हैं चीज़ें, तो बड़ी खुशी हो रही है। मैं खुद भी बहुत सारे पॉइंट्स समझने की और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात जो अफजल साहब कर रहे थे वो उसमें एक एक बारीक सा नुक्ता है, बस वो हम सब भी समझते हैं कि जो कोलोनाइज्ड रियासतें होती हैं या बाद में आज़ाद हो चुकी होती हैं, उनका अपनापन कभी इमर्ज नहीं हो पाता। अगर हो भी पाता है तो कहीं सदियाँ लगती होंगी। हमने तो किसी एक ऐसे मुल्क के बारे में भी नहीं पढ़ा कि जिसपे कोई कॉलोनियल पावर हुकूमत करती हो और बाद में वो अपने तय फल फूल ले। 1935 का जो एक्ट था यहाँ पे हिंदुस्तान में, उसमें जो लफ्ज मीडिया फ्रीडम को कर्टेल करने के लिए या प्रेस को, अब तो ज़ाहिर अखबार ही होता था, प्रेस को कर्टेल करने के लिए इस्तेमाल हुए थे, यकीन कीजिए वही अल्फाज उन्हीं टर्मिनोलॉजीज के साथ जनरल अयूब ने प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1963 में इस्तेमाल किए। उनको ही रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1988 में बेनजीर भुट्टो ने इस्तेमाल किया। वही टर्म्स एज इट इज, सैंक्टिटी, गद्दारी, नेशनल इंटरेस्ट, वही टर्म्स एज इट इज पैमरा में परवेज मुशर्रफ ने इस्तेमाल की। वही टर्म्स एज इट इज 2016 में नवाज शरीफ ने वो जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, पीका जिसे हम कहते हैं, उसमें इस्तेमाल हुई। वही टर्म्स जब पैमरा ऑर्डिनेंस अमेंड हुआ उसमें इस्तेमाल हुई और वही टर्म्स अब आपको इस्तेमाल होती नजर आएंगी। ये मैंने बात बहुत शुरू में डिस्कस की थी कि जब अथॉरिटेरियंस को ये लगा कि मीडिया आज़ाद नहीं होना चाहिए तो उनके पास उसकी लॉजिक ये थी कि जो सेट स्टैंडर्ड है सोसाइटी का, जो नॉर्म्स हैं जिनको वो डिवाइन नॉर्म्स कहते थे, उन पे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगी। तो आप देखें कि वही लगे हमें हर जगह आपको यही लगेगा कि अगर मीडिया आज़ाद हो गया, इंफॉर्मेशन आज़ाद हो गई, तो कौमी बका को, कौमी सलामती को, नेशनल इंटरेस्ट को, मुल्क की सालमियत को, यकजहती को, ये लफ्ज आप मैं कोट एंड कोट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आप सब हर जगह पढ़ते सुनते होंगे, खतरा दरपेश हो जाएगा। और आप अपने ही अंदर आप ये मीडिया कंट्रोल करने का, सर मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आप डिस्कस कर दूं, इसे फियर अपील कहते हैं मीडिया में ना, अपील ऑफ फियर कह लें, फियर अपील कह लें, कि आप अपने मीडिया में एक खौफ का एलिमेंट लाजमी रखते हैं जो वो मीडिया हौले हौले पब्लिक को देता रहता है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जिन लोगों के कंट्रोल में मीडिया है, वो पहला कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल समझ आ गया कि वो सेम अल्फाज यूज होते हैं, सेम आइडिया यूज होता है, वो कोई एक जो पावर में होता है वो अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करता रहता है। दूसरा, वो जिसके खिलाफ यूज करता है उससे डराता है पब्लिक को, यानी मुझे और आपको डराएगा। अमेरिका का मीडिया कभी आपको कम्युनिज्म से डराता था, फिर उसने आपको चाइनीज एक्सपेंशन से डराना शुरू कर दिया, फिर उनको लगा कि वो भी सेट हो गया तो उन्होंने आपको इस्लामाइजेशन से डराना शुरू कर दिया। उनको लगा कि अलकायदा ठीक हो गई है तो अब दाज से डराना शुरू कर दिया। यानी हमेशा वो अपने मीडिया में एक एलिमेंट ऑफ डिस्कशन ऐसा रखते हैं जिसके जरिए वो अपने लोगों की ओपिनियन फॉर्मेशन करते रहते हैं कि हम नहीं होंगे तो आपकी लिबर्टीज, आपकी आजादियां छीन ली जाएंगी और ये हमारा दुश्मन है। उससे हमेशा डरावा रखा जाता है। हमने भी ये रखा कि जी हम नहीं होंगे तो हमसाया आ जाएगा, हम नहीं होंगे तो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, हम नहीं होंगे तो इंतशार पसंद आ जाएंगे, हम नहीं होंगे तो वो जो पहले लाडले थे और अब वो नेशनल नेट बने हुए हैं,
वो आ जाएंगे। इन्हीं बुनियादों पे मीडिया के अंदर कॉन्सेप्चुअली फियर ऑफ अपील इंजेक्ट कर दी जाती है, जिससे आपको लगेगा पाकिस्तानी मीडिया आपको ऐसा लगे जैसे ओपिनियन बना रहा है कि भाई, अब मुझे पता नहीं आपके फोरम में ये बातें खुल के की जा सकती हैं कि नहीं, बोलता है जैसा नहीं, आपने मुझे बिल्कुल भी आप कर रहे हैं, संक्षेप कर दी। सही कह रहे हैं, ठीक है बात। और यहाँ भी वही नैरेटिव इस्तेमाल होता है जिसके खिलाफ करना होता है कि वो गद्दार है, वो कौमी सलामती के लिए खतरा है, वो कौमी बका के लिए खतरा है, वो इदारों के लिए खतरा है, वो रियासत के लिए खतरा है। और आपका मीडिया वही नैरेटिव सर उठा के हमें बेचना शुरू कर देता है। तो ये कॉलोनाइज्ड मीडिया, कॉलोनाइज्ड पॉलिटिक्स, कॉलोनाइज्ड मुआशरे की आप कह लें कि वो अपने तय अपने नजरियात आजादाना तौर पर डेवलप नहीं करता, ये उसके जीन्स में ही कोई मसला शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। ये पहला सवाल था जो सर ने किया, जो स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा भी लगा मुझे कि लोग पिक कर रहे हैं और फिर ज़ाहिर है उसके ओपिनियन भी बन रहा है। दूसरा, एक मोहतरम ने ये पूछा कि हम इन सारी चीजों को डील कैसे कर सकते हैं और हाउ वी कैन गेट टू द ट्रुथ, हम सच तक कैसे पहुंच सकते हैं। मेरे बाद जो साहब, हाँ जी, मेरे साहब बाद जो साहब गुफ्तगू कर रहे थे वो कह रहे थे कि जी सच की बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, और हाँ बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे, सच की बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। आपका सच मेरे सच से मुख्तलिफ होता है, हो सकता है मेरा सच हो सकता है 2 जमा 2 4 रोटियां होती हों, आपका सच हो सकता है 2 जमा 2 4 गाड़ियां होती हों। तो हम सबके पर्सपेक्टिव डिफरेंट हैं, हमारी आइडिया, हमारी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, हमारी एजुकेशन, हमारी इकोनॉमी, हमारा सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो हाउ टू गेट टू द ट्रुथ इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जैसे मुआशरों में यही तो पाबंदी लगाई जाती है सर के, आपने सच तक नहीं पहुंचना, आपको सच तक पहुंचने ही नहीं देना, आपको ये कह के रोक लिया जाना है कि भाई अब नहीं, अब ये कौमी सलामती का मसला हो गया है, ये आपकी बात नहीं है, आप इसमें शामिल नहीं हो सकते, यू आर नॉट द स्टेक होल्डर। ये वो काम है जो लिबर्टेरियन मीडिया ने किया कि कोई स्टेक होल्डर नहीं है, बस भाई पब्लिक स्टेक होल्डर है, लेट देम नो एवरीथिंग। तो मीडिया की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद साहब अभी फरमा रहे थे, वो भी यही है, टू इन्फॉर्म, टू रिपोर्ट, हाइड नहीं करना, उसमें अपना ओपिनियन नहीं शामिल करना, ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट कर देना। वो जो हम 5Ws एंड 1H पढ़ते होते हैं रिपोर्टिंग में, कि आपने बता देना है, बस आप एंकर हैं, हम सहाफी, आप रिपोर्टर हैं, जो भी हैं, कि आपने बता देना है कि जी क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है और किसने किया है। ये 5Ws हैं, और एक 1H आपने बता देना कि हाउ, यानी कैसे हुआ है। तो रिपोर्टिंग इस तरह से होती है। अच्छा नासिर साहब, पब्लिक बना नासिर देगी साहब, तो उससे बचेगी। नासिर साहब, सर ये जो है ना, एक किसने किया है, इसमें ये रिपोर्टिंग जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा दिलचस्प होता है। ये उसमें बिल्कुल नहीं आता किसने किया है, वो होता है कि हुआ है। करने वाले का नाम नहीं आ सकता, किसने किया है। बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं इसमें ना एक हु है, हाँ जी, बहुत सारी स्टोरीज बात ऐसी आपकी होती हैं ठीक है, जिसमें करने वाले का मैं नाम नहीं हमारी होता, जो लेकिन प्रैक्टिस इसमें है मैं एक उसकी बात हु कर है। रहा हूँ। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक मतलब है, आप कहते होना चाहिए, होता नहीं है। वो पैसिव वॉइस में आता है कि ये हुआ है, करने वाला पता नहीं, वो नामालूम अफराद है करने। हाँ जी, हमारे यहाँ वो ज़ाहिर नामालूम अफराद है। मैं तो सादा रिपोर्टिंग की बात कर रहा हाँ हूँ ठीक है, कि वो अगर कोई ठीक है बात। खबर है, हाँ तो वो हाँ, एक रोड एक्सीडेंट है, आपने बताना ऐसे है ही। कि इसमें कौन हलाक हुआ है, किसने एक्सीडेंट किया है, कौन उठा के लेके गया। यहाँ वो वाला हु है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। जो आप फरमा रहे हैं ज़ाहिर है, वो हु तो छुपाया जाता है, वो हु तो चाहता ही नहीं है कि मेरा कोई नाम ले। वो तो उसके बारे में, वो इतने बड़े-बड़े पॉलिटिशियन हमारे नाम नहीं ले पाते। वो उन्होंने मुख्तलिफ नाम रखे होते हैं, वो कभी फरिश्ते कह रहे होते हैं, कभी नामालूम अफराद कह रहे होते हैं, कभी फलाई मखलूक कह रहे होते हैं, कभी XYZ कह रहे होते हैं, कभी मिस्टर फलाना, मिस्टर, तो नाम तो वो भी नहीं ले पाते। ऐसे ही है, ऐसे ही, बिल्कुल सही है। तो अगला सवाल ये था कि हम हाउ वी कैन गेट टू द, बहुत मुश्किल है। इसके लिए बात की 2 चीजें बहुत, एक आपका मुतालिया, ऑब्जर्वेशन, बड़ी एकेडमिक सी बात है, और दूसरा मीडिया लिटरेसी।
अगर आपको टूल्स आते होंगे, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आती होगी, जैसे ये कोई इतना हम इसको इतना एकेडमिक भी नहीं करते, ये बहुत प्रैक्टिकल भी है। जैसे अब पाकिस्तान में हर आम आदमी को पता है कि कौन सा चैनल कहाँ लीनियर है, कौन सा लीनियर है, तो यू इजीली गेट टू देयर, आप समझ आ जाती है कि बंदा क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, और आपको उनके कंटेंट से समझ आ जाती है, आपको उनके लहजों से समझ आ जाती है। आपको मेरे यहाँ लाइट चली गई है, आपको उनके राइटिंग स्टाइल से समझ आ जाती है कि कौन बंदा कितना सच बोल रहा है। हाँ, एक सच सब्जेक्टिव होता है, एक ज़ाहिर है ऑब्जेक्टिव होता है, क्वांटिटेटिव सच होता है। वहां तक पहुंचने के लिए ज़ाहिर मैं और आप नहीं हूँ, वो एक्सपर्ट्स का काम है, वो ओपिनियन लीडर्स का काम है, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रखने वालों का काम है। वहां तक हमारे पास भी आ जाए सर। शाहिद साहब आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था, 2 सवाल हैं, सुहेल जतोई साहब हैं और मसूद साबर साहब हैं। तो पहले सुहेल जतोई साहब और फिर मसूद साबर साहब, आखिरी, और ये आखिरी सवाल मसूद साबर साहब। नासरुद्दीन साहब, बड़ा अच्छा आज आपका बयानिया बड़ा जबरदस्त था जी, मजा आया आपको सुन के। एक थोड़ी सी बात ये है कि पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, करता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ओपिनियन इतनी शॉर्ट लिव्ड क्यों है। दुनिया के अंदर पब्लिक ओपिनियन इतनी शॉर्ट लिव्ड नहीं है, वहाँ पर जो ना पब्लिक ओपिनियन को बदलने में देर लगती है। उस शॉर्ट लिव्ड होने का नुकसान ये होता है कि कोई भी कोई ताकतवर इदारा या कोई भी इसको मनूवर किया जा सकता है, हमारे सियासी हालात को अपने अपने लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गवर्नमेंट्स को टॉपल करने के हवाले से भी इसको पब्लिक ओपिनियन की जो जिंदगी थोड़ी है तो उसके लिए भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं ताकतवर। कोई ऐसे बताएं कि हमारी जो पब्लिक ओपिनियन है इसमें पायदारी आए, इसको किस तरह इसमें पायदारी कैसे लाई जा सकती है। और बाकी आज आपने बताया कि बच्चों को मीडिया के हवाले से कुछ बेहतर तरीके से गाइड किया जा सकता है। काइंडली 3-4 कोई टिप्स भी जरूर दीजिएगा ताकि हम भी अपने बच्चों को, क्योंकि मीडिया से दूर रखा नहीं जा सकता, आजकल का दौर ऐसा है, या कुछ ऐसी ऐप्स जिससे दूर नहीं रखा जा सकता। तो कोई सजेशंस आपकी इस हवाले से काइंडली रन माय फोन। बहुत शुक्रिया जी। जतोई साहब बहुत शुक्रिया। आपके जो पहला सवाल है ना आपका, उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता चलूं कि ओपिनियन इतना पायदार यहाँ पे क्यों नहीं है, और ओपिनियन मेकिंग में शिफ्ट या ओपिनियन बिल्डिंग में शिफ्ट इतनी जल्दी क्यों आ जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सब कॉन्टिनेंट के लोगों के जीन्स में ये चीज़ है कि वो बहुत जल्दी अपना ओपिनियन बदल लेते हैं, बहुत जल्दी अपनी राय बदल लेते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं, आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। आपने देखा होगा बर्रे सगीर में करोड़ों की तादाद में हिंदू थे। यहाँ के लोगों ने उन हिंदुओं में से करोड़ों की तादाद में एक नया मजहब कबूल कर लिया, इस्लाम। फिर वहां से करोड़ों लोगों ने उन्हीं हिंदुओं में से एक और नया मजहब कबूल कर लिया, सिखिज्म। फिर आपने देखा होगा कि उन्हीं लोगों में से आगे मजीद फिरके बनते चले गए। इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों में नए आइडिया को अडॉप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। आप अपने पाकिस्तान में देखें, आपको नजर आएगा कि कोई भी नई आइडियोलॉजी तो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, कोई नई प्रोडक्ट भी मार्केट में आती है ना कहीं से, तो हम बहुत जल्दी कोशिश करते हैं कि हम उसको अडॉप्ट कर लें। आपने देखा होगा यहाँ के लोगों ने ड्रेस कोड इतनी जल्दी से बदले कि लोग हैरान रह गए। अच्छा, कल तक तो शलवार कमीज पहनते थे, तो अब तो नैरो पैंट पहनना शुरू हो गए। यहाँ के लोगों ने अपने अपने फूड्स इतनी जल्दी बदल लिए कि कल तक तो साग रोटी और दाल चावल खाते थे, तो अब पिज्जा और सैंडविच के बगैर गुजारा नहीं हो रहा। इतनी जल्दी यहाँ टेंडेंसी है लोगों के लैंग्वेज बदलने की, खुराक बदलने की, लिबास बदलने की, और आपको लगेगा कि आप ओवरनाइट चेंज हो गए हैं। और इसीलिए
आपका मीडिया जो ओपिनियन फॉर्मेशन करता है वो इसमें ओवरनाइट बदल जाती है, क्योंकि यहाँ के लोगों के मिजाज में, उनके जीन्स में ये चीज है कि वो बहुत जल्दी नया ओपिनियन कबूल कर लेते हैं। उस इसकी वजह मैंने बहुत पहले कहीं कहीं जिक्र की है कि अगर किसी मैसेज की फॉर्मेशन और उसकी रूट्स आपके अंदर स्ट्रांग नहीं है, तो आउटर मैसेज आप पे बहुत जल्दी असरअंदाज होगा, बहुत जल्दी असरअंदाज होगा। ये कोल्ड वॉर के इरा की थ्योरी है कार्ल हॉगलैंड की, परसुएशन की, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वो ये कहता है कि अपने अंदर के मैसेज को स्ट्रांग बनाइए। तब आपको पता है बहुत लड़ाई चल रही थी कम्युनिज्म की, कैपिटलिज्म के साथ, रूस की, अमेरिका के साथ, और वो बहुत हैवी किस्म का उसमें प्रोपेगेंडा मटेरियल इधर से उधर वीसीआर और फिल्मों के जरिए इस्तेमाल होता था। तो उसमें ये एक थ्योरी थी जिसे थ्योरी ऑफ परसुएशन कहते हैं कि अगर आपके अंदर किसी चीज का मैसेज स्ट्रांग है तो आउटर मैसेज का आप पे इफेक्ट बहुत देर से होगा या समटाइम नहीं होगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान के लोगों में मसला ये है कि हमने उनका कोई भी ओपिनियन अच्छे तरीके से बनने ही नहीं दिया। हमने उनकी ट्रेडिशनल रूट्स को तबाह कर दिया, हमने उनको जबरदस्ती नेशनल हुड सिखाने की कोशिश की, वो नहीं सीख पाए। हमने उनको ग्लोबलाइज करने की कोशिश की जबरदस्ती, हमने उनको एक रूट से उखाड़ के, फिर उनकी अपनी नेटिव रूट से उखाड़ के एक नए सेटअप में उनको बड़ा करने की कोशिश की, वो वहां नहीं हो पाए। फिर अब हम उनको यूनिवर्सलाइज करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर आपको ग्लोबलाइजेशन ने सबको ही यूनिवर्सलाइज कर लिया। तो आप देख रहे होंगे कि हम हर दफा एक हैंगिंग पोजीशन में होते हैं, एक कंफ्यूज पोजीशन में होते हैं। और जब आप कंफ्यूज होंगे तो हर नया नजरिया, चाहे वो सियासी हो, कोई आपको अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए आ जाए, आप राजी हो जाएंगे। कोई आप सोशलिज्म के नाम पे आ जाए, आप राजी हो जाएंगे। कोई हकीकी आजादी का नारा लेके आ जाए, आप राजी हो जाएंगे। इसी तरह रातों रात ओपिनियन बदलता है। ये सिर्फ मैं मीडियाई नुक्ता नजर की बात नहीं कर रहा, सियासी नुक्ता नजर भी ऐसा ही है। यहाँ पे समाज के अंदर भी मैंने जैसे आपको बताया, जो कल्चर के कैनोटेशंस हैं वो सारी की सारी रातों रात बदल जाती है, क्योंकि यहाँ के लोगों के मिजाज में है कि वो बहुत जल्दी अपनी राय बदल लेते हैं किसी भी चीज के बारे में। अब आप अपने घरेलू मामलात में देखिए कि लोग एक ही शख्स के बारे में सामने, बाद में, किसी और के सामने, फिर किसी और के घर, फिर किसी और गैदरिंग में डिफरेंट किस्म के ओपिनियंस का इजहार करते होंगे एक ही शख्स के बारे में। तो ये यहाँ के लोगों की टेंडेंसी है, और वजह ये है कि वो इतने लिटरेट नहीं है, उनके अंदर किसी भी किस्म का जो मैसेज है या जो जो नॉलेज है वो डीप रूटेड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपके सवाल का दूसरा पार्ट क्या था जितेश साहब? सर वो टिप्स पूछी थी उन्होंने, बच्चों को कैसे मीडिया लिटरेट करें। जी जी ऐसे ही। ये पेरेंटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि हम बच्चों को मीडिया लिटरेट कैसे करें। उसमें खौफ शामिल होता है जो मेरे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को लाहक हो जाता है। अच्छा ये वाला मीडिया सिखाया तो वो दूसरा मीडिया कहीं ज्यादा तरक्की ना कर जाए, मैं बच्चे को टीवी देखने पे लगा दूं, तो ये वाला मीडिया बच्चे को समझ आना चाहिए। तो सोशल मीडिया उससे आगे है, फिर एनिमेटेड मीडिया उससे भी आगे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे भी आगे है। तो मैं अपने बच्चे को कौन सा मीडियम सिखाऊं? यहाँ अगेन हम ये ज्यादती करते हैं। मैं तो जरा इससे भी आगे जाके बात करता होता हूँ कि हम क्यों अपने बच्चों को कोई टूल्स दें, हम बच्चों को के हाथ में ये इक्विपमेंट्स पकड़ा दें, उनको इस्तेमाल करने दें। लेकिन बहरहाल कि हमें उनको अपने मुताबिक ब्रॉट अप देनी होती है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को अपने वाला मीडियम सिखाएं। एक तो ऑब्जेक्टिवली पेरेंट्स को, बड़ों को इस सिचुएशन में सोच लेना चाहिए कि अब ये वो जमाना नहीं है जो हमारा था, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आप अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन से जितना ज्यादा दूर रखेंगे, आप उतना उनका नुकसान करें। हाँ, टिप्स की जहां तक बात है वो ये है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे मेरे बच्चे हैं, तो बेटा है मेरा माशाल्लाह को 5.5 साल का, और बेटी है 4.5 साल की। तो उनको जो बुनियादी चीजें थी वो मैंने ये सिखाना शुरू की कि जुबान पे अबूर हो, जो आप जुबान बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो उनको कुछ ऐसी ऐप जिनमें जुबान के हवाले से बातचीत होती थी, या कुछ ऐसे कार्टून जिनका तलफ़्फ़ुज़ बड़ा अच्छा था, जहाँ उर्दू अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोली जाती थी, मैंने उनको वो दिखाना स्टार्ट किया। फिर हौले-हौले उनको कैरेक्टराइज़ेशन की समझ आती गई और वो बोर होते गए, तो मैंने उनको सिस्टम पे बिठाना शुरू कर दिया, लैपटॉप पे बिठाना शुरू कर दिया, ताकि उनको ये जो मॉडर्न टूल्स हैं इनकी समझ आए। यूट्यूब कैसे खोलनी है, व्हाट्सएप पे कैसे जाना है, फेसबुक पे कैसे जाना है, उनको इनकी इस तरह से समझ आ जाए।
लेकिन कहीं कहीं मैंने प्राइवेसीज या ब्लॉकेजेस लगा दिए कि ये इससे आगे ना जाए। अगर वीडियोस देख रहे हैं तो फिल्टर कर दी कि अच्छा अभी इसकी उम्र नहीं है फलां किस्म की वीडियोस देखने की। वो आप अपने बच्चे की एज, उसकी टेंडेंसी, उसकी एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए खुद भी फैसले कर सकते हैं। कुछ मीडियम को आप खुद फिल्टर कर लें कि अच्छा अभी मोबाइल नहीं देना, टीवी देख ले, अभी टैब पे नहीं लेके आना, अभी टॉकिंग बुक्स सुन ले, अभी ये वाले कार्टून देख ले, ये वाले कार्टून पे अभी नहीं आना। ये कुछ बुनियादी चीजें आप आउटलाइन कर सकते हैं, आप फिल्टर कर सकते हैं। वैसे तो आजकल के बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल है, तो कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे फिल्टर आप लगा लें, बच्चे इंशाल्लाह बेहतर ही होंगे। वैसे उनकी मर्जी है, उनका जमाना है। एक एक ऐप आपको पता है पूरे पूरे सोशल सेटअप को बदल के रख देती है। तो बच्चों को हम कहीं रोक नहीं सकते, कहीं उन पे ये कदगन नहीं लगा सकते कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक मीडियम देखें। जी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन चल रही है। आपने सब कॉन्टिनेंट का एक जिक्र किया कि यहाँ के लोगों पर कोई एक है मसला। यार हम सुहेल साहब मैं आपसे गुजारिश करूं एक कि कल भी यार हमारा सेशन भी है, मसूद साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, तो उनसे जी पहले जी सवाल और एक मिनट में कर कल जब हम मिलेंगे तो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ भी बाकी मादा गुफ्तगू जारी रख सकते हैं। आपको पता है वहां पर मैं ज्यादा खामोश रहता हूँ। नहीं वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे यार अब टाइम भी थोड़ा रह गया, तो मुझे ना कहीं जाना भी है। ठीक है ठीक है। हाँ तो माजरत के साथ ना मसूद साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी मसूद साहब। जी मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही जी 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 आ रही है। अच्छा पहले तो जी तारीफी कलमात हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत सीखने को मिला। इसमें बात किसी ने की कि सच कैसे ढूंढा जाए, तो जो आज के जमाने में ताकतें हैं उन्होंने आज के मीडिया के साथ मिलकर एक चीज को जन्म दिया है जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रुथ। तो जब पोस्ट ट्रुथ किस्म की चीज, इस किस्म के एनवायरनमेंट में हम जिंदा हैं, तो उसमें फिर सच अगर कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे ये हुआ है कि जी जो पहले 40-50 साल थे उसमें हमारे कुछ आइकॉन थे सहाफत में, जिन्होंने अपने अपने वक्त में हुक्मरानों के जबर के खिलाफ रेजिस्ट किया। वो आहिस्ता से लोग दुनिया से चले गए, उसके बाद हम सियाने हो गए, उसके बाद हम आज इस दुनिया में वो सेठ मीडिया है। अब सेठ जो है जिन्होंने मीडिया खरीद लिया है वो पावर एलीट का हिस्सा है, और अब उसका नैरेटिव जो है वो वही रहेगा जो उसका है, और जो एस्टेब्लिशमेंट अपनी गेम्स करती है डिवाइड एंड रूल वाली, उसमें वो कभी इस पार्टी के साथ कभी उस पार्टी के साथ रहेगा। तो इसलिए जो है सच वगैरह मेरे ख्याल में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो बच्चों की तरबियत की बात की है उसमें मुझे सिर्फ एक बात समझ में आती है, जो ऑनस्लॉट है आज की दुनिया जो इलॉन मस्क के हाथ में है या जो मार्क जुकरबर्ग के हाथ में है, इस लोगों के हाथ में है, ये लोग इसके जरिए से मैनिपुलेट करते हैं। एक ही तरीका है कि अपने बच्चों को आप शुरू से कुछ बुनियादी चीजें सिखाइए कि भाई जो इख्तलाफ राय है वो मुखालफत नहीं है, इल्म की जुबान में बात करें, मसल पावर से बात ना करें, और दलील से बात करें, गाली और गोली से बात ना करें। ये बच्चों को सिखाया जा सकता है। तहम्मुल से दूसरे का नुक्ता नज़र सुनना, दलील से जवाब देना, अपनी राय से रुजू करने के लिए जो है ना आमादा रहना, ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। अगर ये समझ में आ जाएगी तो फिर आप देखेंगे थोड़ी बहुत टॉलरेंस आ गई है, और जो तूफानी बदतमीजी बर्पा होता है ये शायद कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा मेरा कमेंट था। तो पोस्ट ट्रुथ के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें नासिर जी साहब तो मुझे खुशी होगी। बहुत शुक्रिया जनाब। मसूद साहब बहुत बहुत कमाल आपने जो है वो समअप किया सारी गुफ्तगू को, और ये अच्छा किया आपने पोस्ट ट्रूथ का जिक्र किया। मैं एक जुमला बोलना चाहूँगा। याज कदीर साहब ने ये बात की थी कि वो मल्टीपल ट्रूथ्स हैं, मल्टीपल रियलिटीज़ हैं, तो ये उसमें बात जो आपने ऐड की कि पोस्ट ट्रूथ की बात है, तो मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया के बारे में मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और वो ये है कि वहाँ पे कोई भी ट्रूथ नहीं है, मल्टीपल ट्रूथ की बात पीछे रह गई है बहुत। तो ये भी अगली स्टेज है जिसमें ट्रूथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इस पे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कॉन्शियसनेस नहीं है। वेस्ट में इस पे बहुत सी मूवमेंट्स हैं जो ये बताना चाह रही हैं कि भाई आपने शेयर्ड रियलिटी के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया है।
जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बच्चों को सिखाने की जो जरूरत है ना, जुतोई साहब की बात भी जो थी, मेरा ख्याल बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है कि बच्चों को ये वैल्यूज सिखाएं और बच्चों को जो सेंस ऑफ रीजनिंग है, जिसकी डॉक्टर साहब की जुबान में अगर बात करें, डॉक्टर नैयर साहब जो बात कर रहे थे, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और एक सेंस ऑफ रीजनिंग सिखाएं कि वो डिसाइड कर सके व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और लॉजिकल जो रीजनिंग है वो उनको आ सके। और दूसरा मेरे ख्याल में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि बच्चों को अगर आप उसका पढ़े ना, सोक्रेटिस का जो एजुकेशन पे जो उसने बात की है, या प्लेटो ने खास तौर पे बड़ा एलेबोरेट सिस्टम दिया है, वो तो इब्तदाई सालों में तो बच्चों की तालीम जो है वो म्यूजिक, जिम्नास्टिक और मैथमेटिक्स, ये बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को सिखाने की जरूरत है। मीडिया बहुत बाद की बात है, जो उसमें मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ नासिर अदीब साहब के साथ, माजरत के साथ, कि मीडिया लिटरेसी मतलब बेसिक एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और उनकी जो है वो फिजिकल वेलबीइंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है ये सारी बातें, और वेस्ट इसको बहुत अच्छा डिसिप्लिन कर रहा है। उसका नासिर साहब ने भी जिक्र किया किस तरह से वो अपने घर में उसको फिल्टर लगा के उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ इस एजुकेशन की काफी कमी है, जो पेरेंटिंग के हवाले से लोगों को इसके बारे में आगाह होने की जरूरत है। तो जी नासिर साहब, आप कीजिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स, और उसके बाद फिर हम रुखसत होते हैं और इसको खत्म करते हैं सिलसिले। जी नासिर। सर एक तो बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आई प्रॉमिस के बाद आज के बाद मैं इसकी कोई सेशन मिस नहीं करूंगा, कोई मीटिंग मिस नहीं करूंगा, और पिछली मिस की गई मीटिंग्स के लिए बहुत माजरत। तो पोस्ट ट्रुथ की जहां तक बात है सर, वो आप भी कर चुके हैं कि शेयर्ड रियलिटीज वाला कॉन्सेप्ट, पहले यूनिवर्सल ट्रुथ होता था, फिर शेयर्ड रियलिटीज वाला कॉन्सेप्ट आया। अब ये है कि आपका अपना सच है, वो दूसरे का नहीं हो सकता, और आपके साथ जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा इत्तेफाक करे। ये बात हम अपने टीवी चैनल्स पर भी देखते हैं, अपनी हर गेम पे देख रहे हैं। इवन हमारा इंडिविजुअल लेवल पे भी अपना अपना एक सच होता है, और जरूरी नहीं कि वो अगले का सच भी हो। बस एक चीज ऐड कर दूं कि इसे भी यूरोप ने अब एक ह्यूमन लिबर्टी या ह्यूमन राइट के तौर पर अडॉप्ट कर लिया हुआ है कि अगर बिल्कुल सही है। आपकी आवाज चली गई नासिर साहब। अब आ रही है सर मेरी आवाज? जी जी अब आ रही, बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो बस सर जो मेरा ख्याल है कि जो एकेडमिक डिस्कशन है, जी जी बोलिए। यही मैं अर्ज करने जा रहा था कि अब जो एकेडमिक डिस्कशन नजर है उसकी तो कोई हद ही नहीं है, तो वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो आज के लिए सर अब आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ। बहुत शुक्रिया आपका नासिर साहब। एक लफ्ज मैंने खास तौर पे नोटिस किया, आपकी जो है ना वो कम्युनिकेटर आप बहुत अच्छे हैं, और एक लफ्ज को जितने फ्लो में आपने यूज किया ना, वो डीकोलोनाइज सोसाइटीज के हवाले से, कि उनमें वो अपनापन नहीं आता। यार कमाल, मतलब ये बहुत मजे की फ्रेज आपने की है, अपनापन। बहुत 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 सलीस और सादा अंदाज में वो बहुत खूबसूरत है। तो वो जो आपके नाम का हिस्सा है ना अदीब, तो उसमें वो जर्नलिज्म ही नहीं लग रहा, आपने वो साथ वो दूसरा एलिमेंट भी शामिल है जो लिटरेरी जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत शुक्रिया, तो बहुत और शुक्रिया मैं आपका। सारे पैनलिस्ट से बहुत मुतासिर हुआ। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, ग्रेटफुल टू एवरीवन। बहुत शुक्रिया आपका। तो चलें, अच्छा हो गया हमारे लिए भी ये ब्रेक थ्रू है कि अब आप हमेशा इसका हिस्सा रहेंगे मुकालमे का, और आइंदा भी हम आपको जो है बाकी प्रोग्राम, क्योंकि आपको अब अंदाजा तो हो ही गया कि इसमें ये नहीं है कि 1 घंटे के लिए तमाम लोग जो हैं वो पार्टिसिपेंट भी होते हैं और स्पीकर भी होते हैं। जी जी। तो उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करने की गुंजाइश हमेशा रहती है हर प्रोग्राम में, हर सेशन। तो बहुत शुक्रिया आपका भी, सब दोस्तों का। और जो